आज की इस आखिरी एपिसोड में हम लाहौर से बहावलपुर की तरफ हमने सफ़र किया। नाश्ता हमने रास्ते में किया चाय पराठे के साथ। रोड की हमने ग्रीनरी देखी। सैलाब वालों को हमने देखा कि वो कैसे अपने इलाके से अपना सामान लेके जा रहे थे। और बहावलपुर में हमारी जो एंट्री थी हमने वो देखी कि मेरा वहाँ पे किस तरह का वार्म वेलकम हुआ था। अभी हमारा सफ़र बहावलपुर की तरफ जारी है और मैं इस टाइम क्योंकि जीटी रोड पे जा रहा हूँ और जो मेरा आखिरी दिन है और मेरे सामने वो सारे इवेंट्स, सारी स्टोरी जो मैंने शुरू की थी आज से 2.5 महीने पहले 12 जून को ऑस्ट्रिया से, वो एक मूवी की तरह मेरे सामने चल रहे हैं। एंड आई थिंक कि मैं आपको भी अपने साथ उस मूवी में लेकर चलूँ। लेट्स गो बैक इन टाइम मशीन। फाइनली वो दिन आ गया था जिसका मैं पिछले 6 महीने से प्लान कर रहा था, मीन्स 12 जून 2022। जब मेरा प्लान था कि मैं तकरीबन 25,000 किलोमीटर का सफ़र करूंगा थ्रू रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, स्टैन जिसे कहते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड दैन पाकिस्तान। तो तकरीबन 25,000 किलोमीटर का ये सफ़र था जिसके ऊपर मैंने बहुत प्लानिंग की थी। तो ये तकरीबन कोई है कि 25,000 किलोमीटर का सफ़र है जो अगले 3 महीने के ज़रा मैं करूँगा। तो या जॉइन मी और आप लोग मेरे साथ होंगे। लेट्स गो। 12 जून को मैं वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। आइडिया मुझे था कि मेरे सफ़र में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो इतनी जल्दी आएंगी उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। कि पहले ही दिन जब मैं वियना से पोलैंड के शहर रातोम की तरफ जा रहा था, जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर की राइड थी, तो मेरा स्लीपिंग बैग पहले ही दिन वो किसी न किसी तरीके से साइलेंसर के सामने आके वो जल गया। बेचारा 15 साल से मेरे साथ था और हमारा वो साथ आज ख़त्म हो गया। पहला दिन और पहला काम हमारा हो गया। सैड था, लेकिन उसको वहीं पे हमने रख के उससे हमने वहाँ से अपनी जुदाई इख्तियार की और फिर हम आगे चले गए। रादुम पहुँचे, होटल वहाँ पे लिया। अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा दिन गुजरा हमारा पहली राइड, सिवाय इसके कि हमारा स्लीपिंग बैग गया था। नेक्स्ट डे हमारी जो थी पहली बॉर्डर क्रॉसिंग होनी थी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, तो जो कि बेलारूस था। पहला बॉर्डर जहाँ मैं गया तो वो बॉर्डर बंद था। बेलारूस You must go to Terespol. Terespol? Cross road closed. This is closed. And how far is Terespol from here? Yeah. How far? How many kilometers? 45. 45 kilometers to Terespol. Yeah. Okay. वहाँ से मुझे एक और बॉर्डर की तरफ जाना पड़ा। वहाँ तकरीबन मुझे काफ़ी देर वहाँ पे लगी बॉर्डर क्रॉसिंग। और जो ही मैंने बॉर्डर क्रॉस किया इनटू बेलारूस, तो वहाँ पे जो है एक बहुत अच्छे किस्म का, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का थंडर स्टॉर्म ने मुझे आके वहाँ पे हिट किया, जिससे मैं सारे मेरे सब कुछ है, मेरा क्लोथिंग्स, मेरे सारा कुछ गीला हो गया। तो मैं ग्रोदना सिटी पहुँचा और मैं लकी और खुश था कि मैं ग्रोदना सिटी मैंने देख ली, जो मेरे प्लान में नहीं था। लेकिन ग्रोदना इज़ अमेजिंग सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। मैं वहाँ पहुँचा, अपने कपड़े मैंने खुश किए होटल में। और 60 किलोमीटर थे, 70 किलोमीटर, उसमें इतनी की बारिश हुई है, इतने के तूफ़ान आए हैं और इतनी की बिजली चमकी है कि हशर हो गया। रास्ते में एक छोटा शहर आया था और मैंने फिर वहाँ से पता किया, मैंने शायद वहाँ पे कोई होटल हो, तो मैंने पता किया, कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई होटल नहीं है, आपको जो उधर ही आगे ग्रोदना जाना पड़ेगा। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। अगले दिन जो है मैंने तकरीबन वहाँ पे जाके ज़रा ग्रोदना को एक्सप्लोर किया और स्पेशली जो ग्रोदना के आसपास में एरिया था ऑगस्टो कनाल, जिसको मैंने वहाँ पे जाके एक्सप्लोर किया, जो कि बेलारूस को लेटवे के साथ मिलाती थी, जो 19वीं सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था। और इन द एंड द सेम डे फिर मैं थोड़ा सा ग्रोदना सिटी को एक्सप्लोर किया, बस स्टॉप, उसकी मार्केट, वहाँ के लोगों से मिले, कितने अमेजिंग लोग थे। और एंड में जो है फिर हमने उसका जो एक हिस्टोरिकल चर्च, अनलकीली वो बंद था उस टाइम, लेकिन हमने उसको बाहर से देखा, कोलोजा चर्च को, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन 2-3 दिनों का वहाँ पे। पहले 2-3 दिनों में जो मेरा अगला वरी जो था सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये था कि रशिया में हम थर्ड कंट्री वाले जो हैं, जो कि बेलारूस और रशियन, वो तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो लैंड बॉर्डर वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। तो मेरा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि आया मुझे रशिया एंट्री देगा या नहीं देगा। अब मैं क्योंकि बेलारूस में आया हुआ था और बेलारूस भी जो है एक ऐसा कंट्री था कि जो कि चेरनोबिल डिज़ास्टर, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट का डिज़ास्टर हुआ था,
उसका इससे इफ़ेक्ट हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अब हम ग्रोदना से गोमल की तरफ जाएँ टुवर्ड साउथ और उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। तो वो तकरीबन 600 किलोमीटर की राइड थी, जहाँ पे हमने रास्ते में एक वॉर मेमोरियल और म्यूज़ियम देखा और फिर हमने उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम वहाँ से आगे की तरफ गोमल की तरफ गए। मेरा प्लान तो ये था कि मैं चेरनोबिल से जो इफ़ेक्ट हुआ था रेड, जिसे कहते हैं रेड फॉरेस्ट, उसको एक्सप्लोर करता। लेकिन सून जब मैं उसके आसपास वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे सारी मिलिट्री खड़ी हुई थी, बेलारूसियन मिलिट्री, और क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो सारा एरिया उन लोगों ने उसको सील किया हुआ था, तो मैं उस फॉरेस्ट में नहीं जा सका। लेकिन उस एरियाज़ में जो चेरनोबिल से इफ़ेक्ट हुए थे वहाँ पे कुछ अबेंडन हाउसेस थे, एक अबेंडन फैक्ट्री थी, उसको हमने देखा वहाँ जाके। तो उससे फील हुआ कि एक चेरनोबिल डिज़ास्टर ने कितना इम्पेक्ट किया था यूक्रेन में, रशिया में और बेलारूस में। जो किसी ज़माने में यहाँ पर लोग काम करते होंगे, लोगों के अपने काम शाम बंद, सब कुछ बंद। और काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी ये। अब एक वो वक्त आ रहा था कि मेरा एक बड़ा कंसर्न कि आया मैं रशिया में एंटर हो पाऊँगा बीइंग यूरोपियन नेशनल, क्योंकि उस टाइम जो है वो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी। प्लस कि आप लैंड बॉर्डर को रशिया में आप बेलारूस से एक थर्ड कंट्री के एंटर नहीं हो सकते। उस चीज़ से बचने के लिए और उस सारे प्लान को अपने एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अपने बाइक को फिर वहाँ से मिन्स्क जो कैपिटल है का, वहाँ से उसका मैंने शिप किया अपना कार्गो। पैक करेंगे ये अब, तो उन बॉक्सेस में वहाँ पे लगाएंगे, शाम को लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ये उसको मॉस्को शिफ्ट करेंगे। जैसे बोला भी नहीं जा रहा अभी, और कहे तो यह कि मंडे को ये मुझे वहाँ मिल जाएगा। आज फ्राइडे है, तो लेट्स सी। और अपने लिए मैंने एक फ़्लाइट ली रशिया पहुँचने के लिए, लेकिन उस चीज़ का मुझे पता नहीं था कि जब मैं रशिया में उतरूँगा तो मुझे वहाँ पे इंटरोगेशन के लिए वो रोक लेंगे अपने पास। तकरीबन 3-4 घंटे मुझे उन्होंने वहाँ पे अपने पास रोका और काफ़ी इंटरोगेशन की कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ये है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन किए। एटलीस्ट 4 आवर्स के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से जाने दिया। मुझे तकरीबन कोई 3 घंटे तक उन्होंने एयरपोर्ट पर डिटेन किए रखा है। सिर्फ मुझे हथकड़ी नहीं लगाई, लेकिन बाकी सारा काम उन्होंने किया था। तो तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है ना, उन्हें जाके मेरे पे यकीन आया है और मुझे उन्होंने फिर जो छोड़ा। लेकिन वो 3 घंटे मेरे लिए जो है वो इतना मुश्किल थे वहाँ पे। 3 घंटे के बाद जो है ना फिर मैं वहाँ से निकला हूँ। मेरा दोस्त है ये मक्सिम, तो मैं अब इसके घर में आया बैठा हूँ। हेलो मक्सिम। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मॉस्को। तो हम कल यहाँ पे आ गए थे, तो जो कल हुआ था उसको तो भूल जाएं फिर अब, क्योंकि वो कल की कहानी थी, हो गया, और ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल। हम तो मॉस्को में आ गए थे, लेकिन हमारी बाइक जो है वो अभी वहाँ पे नहीं पहुँची थी। उसको तकरीबन 1-2 दिन उसको लगने थे। तो हमने कहा क्यों ना हम इसी अरसे में मॉस्को को हम एक्सप्लोर कर लें। तो फिर हम वहाँ पे मेरी एक दोस्त आना। Hi Anna. I'm your guide today. You're my guide today. Okay. So what's the plan? Where are we going now? उसको मिले जिसने हमें मॉस्को का टूर कराया, और वो एक अमेजिंग टूर था कि मैंने मॉस्को ऑफ कोर्स पहले नहीं देखा था, तो मेरी फर्स्ट टाइम मैंने मॉस्को को वहाँ पे देखा। पूरा दिन अच्छा गुजरा है, लेकिन अब यहाँ पे आके आने बारिश शुरू हो गई है। मैं होप करता हूँ कि मेरा मोटरसाइकिल जो कल नहीं तो परसों आ जाएगा। Anna, thank you very much for your time. My pleasure. Yeah, it was an amazing tour. 3 दिन के बाद हमारी जो है बिल्लो भी वहाँ पे पहुँच गई थी। हमने बिल्लो को वहाँ से रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद हमने उसकी पहली सर्विस जो थी, जो कि हमारी ड्यू थी, उसको फिर हमने वहीं पे कंटिन्यू किया था। अपनी बिल्लो की सर्विस करने के बाद अब हम सिर्फ इस बात का वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और हम निकलें, क्योंकि पिछले पता नहीं कितने दिनों से जो ही हमने अपना सफ़र शुरू किया था बारिश ही बारिश हमें पूरे रास्ते मिल रही थी।
तो वेट करने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया मॉस्को से। हमारा प्लान था कि हम पहुंचेंगे निज़नी नोवगोरोड में और रास्ते में जो उसके हिस्टोरिकल टाउन जो थे व्लादिमीर और सुजदाल, हम उनको देखेंगे। ये जी गोल्डन गेट, गोल्डन गेट ऑफ व्लादिमीर। ये हम हैं इस टाइम, टाउन है उसका नाम है सुजदाल। लेकिन उसके साथ ही हमारे पास वहाँ पे जो थंडर स्टॉर्म फिर से शुरू हो गया था। स्टॉर्म के रुकने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया और शाम तक हम जो है निज़नी नोवगोरोड में पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत सिटी, अमेजिंग, वहाँ का क्रेमलिन जिसे फोर्ट्रेस कहते हैं वो भी वहाँ पे हमने देखा और वहाँ का जो सनसेट था वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। निज़नी नोवगोरोड तो एक बहुत ही खूबसूरत शहर था, वहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। निज़नी नोवगोरोड सिटी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मुझे खूबसूरत पसंद आया। लेकिन क्योंकि हमें अपना सफ़र आगे जारी रखना था तो आज का दिन हमारा था वो पहुंचना था हमने तातारिस्तान में। तातारिस्तान, जी हाँ, आपने सही सुना, तातारिस्तान एक वो रिपब्लिक रशिया की जो कि एक मुस्लिम रिपब्लिक है और काफ़ी फेमस है अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की वजह से, हिस्टोरिकल मॉस्क की वजह से। तो मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ का जो सिटी सेंटर है वो हमने देखा। वहाँ का हमने जो मॉस्क थी वहाँ पे हमने वो देखी और उसको हमने एंजॉय किया। इस तरफ चर्च है, उस तरफ मस्जिद थी। सामने भी एक मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, वो ऊपर स्टार बना हुआ है, ऊपर से जो है ना स्टार बना हुआ है। इसका मतलब है कि वो भी जो है कोई मुस्लिम बिल्डिंग है, कोई इस्लामिक बिल्डिंग है। तो इसी एक तकरीबन 15-20 मीटर के डिस्टेंस में उस तरफ मस्जिद है, इस तरफ ये चर्च है, सामने कुछ और है इस्लामिक। तो इतना क्लोज विसिनिटी में मैंने दो रिलीजन्स को इतना क्लोज मैंने पहले कहीं पे नहीं देखा और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। काज़ान को एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपना सफ़र आगे जारी रखा टूवर्ड्स बशकरतस्तान, एंड अदर रशियन रिपब्लिक जिसका कैपिटल था उफ़ा। उफ़ा में जाने के लिए हमें बहुत सारे जो रास्ते में ऑयल फील्ड्स आ रहे थे, हमने उनको क्रॉस किया। वहाँ पे मैं एक ऑयल फील्ड पर रुका, वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे दे वर वेरी नाइस। उन्होंने मुझे अपने पास वहाँ पे उसको देखने की इजाज़त दी। शाम तक मैं उफ़ा पहुँचा, लेकिन उफ़ा जो है वो इतना इम्प्रेसिव सिटी मुझे नहीं लगा था क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल टाउन था। तो वहाँ पे रुकने के बजाय मैंने कहा कि अपना हम सफ़र आगे शुरू करते हैं, आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो मेरा पहला इंप्रेशन जो है यहाँ पे उफ़ा का, वो कोई इतना मज़े का नहीं है। तो पहले मेरा ख्याल था मैं यहाँ पर रहूँगा 2 रातें, लेकिन अब जो है मेरे शायद 1 रात यहाँ पर रहूँगा। तो हमने सिर्फ उफ़ा को शाम को एक्सप्लोर किया, ये उसका फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट था वो देखा और थोड़ी सी हमने सिटी में वॉक की। हमारा जो नेक्स्ट डे था उसमें हम उफ़ा से यकतरिनबुर्ग जो कि उराल माउंटेन्स में है रशिया में, वहाँ की तरफ हमने सफ़र अपना कंटिन्यू किया। लैंडस्केप हमारा ज़बरदस्त किस्म का चेंज हो रहा था। फ्रॉम फ्लैट नाउ वी वर गोइंग टुवर्ड्स द माउंटेन्स इन उराल्स इन रशिया। हमारा डे 15 आ गया है जी आज हमारे सफ़र का, और आज के हमारे दिन था कि उसमें हमने 2 स्पेशल हमारी जो थी डेस्टिनेशन हमने उसको चूज़ करना था। एक तो थी बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया उराल माउंटेन्स में, और दूसरी थी हमारी मार्स इन द उराल्स जो कि हमने आज वहाँ तक जाके देखना था। We finally made it to Europe and Asia. पहली तो वो आसान थे यूरोप एंड एशिया के बॉर्डर पे वहाँ पहुँचने के लिए, तो वहाँ तो हम पहुँच गए। और हमारी बिल्लो आधी यूरोप में खड़ी है, आधी एशिया में खड़ी है। मेरा ये हाथ यूरोप में है, ये हाथ एशिया में है, और मेरी एक टांग एशिया में और एक टांग यूरोप में। और वहाँ से आगे जाने के बाद हमने जाना था मार्स की तरफ, और मार्स जो है वहाँ पे हमने फिर गूगल मैप्स में डाला, वहाँ हम जा रहे थे और गूगल मैप्स ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें इतना बड़ा
मिसलीड किया कि वो मैं उस सिटी में से लेके जा रहा था जिसका नाम था नोवा उराल्स, जो कि इसका मुझे पता नहीं था। और वो एक फॉरबिडन सिटी है फॉर टूरिस्ट, फॉर एनीवन, कि जो लोग वहाँ पे काम नहीं करते। तो उन लोगों ने जनाब मुझे वहाँ पे रोका। रोकने के बाद जब उनको लगा पता कि मैं ऑस्ट्रिया से आ रहा हूँ, मेरे पास ऑस्ट्रियन पासपोर्ट है, तो फिर उनके सारे उनके कान खड़े हो गए। उन लोगों ने फिर अपनी FSP को बुलाया, अपनी पुलिस को बुलाया और तकरीबन 3-4 घंटे 5 घंटे मुझे वहाँ पे इंटरोगेट किया। तो उस इंटरोगेशन के बाद जब मैं वहाँ से उनको मैंने कहा कि यार अब तुमने मेरी इंटरोगेशन कर लिया, इतनी मुझे ये कर दिया है, तो एटलीस्ट मुझे अब मार्च की तरफ जो है जाने दो और इस सिटी को क्रॉस करने दो। तो वो अच्छे लोग थे। उन लोगों ने फिर मेरे बात उन लोगों ने समझी, उन्होंने मुझे फिर एस्कॉर्ट किया सिटी के बाहर की तरफ। बल्कि उन लोगों ने मेरे वहाँ पे जो पुलिस थे उन्होंने मेरे साथ सिटी सेंटर में वॉक की और इन द एंड अच्छा दिन गुजरा। लेकिन वो 6 घंटे जहाँ पे मैं वहाँ पे डिटेन रहा था, जहाँ पे उन लोगों ने मेरे इंटरोगेशन की थी, वो एक थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड आई थिंक इट विल नेवर हैपन अगेन। तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग पुलिस, अमेजिंग डे, एडवेंचर, फुल ऑफ एडवेंचर डे। ये कहीं देखा है आपने कि इतने अच्छे जो है रिस्पांस मिले एक टूरिस्ट को, और वो भी ऐसी जगह पे कि जो इतनी हसास जगह जो है वहाँ से। तो दिस एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट, नेवर। नोवा उराल्स्क में उस पुलिस की इंटरोगेशन की वजह से, क्योंकि हमारा तकरीबन आधा दिन ज़ाया हो गया था, तो मेरे फैसला किया कि मैं वापस यकत्रिनबुर्ग चला जाता हूँ और अगले दिन हम अपना सामान पूरा उठा के यकत्रिनबुर्ग से हम मार्स में जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपना सफ़र आगे तरफ कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स साइबेरिया। नेक्स्ट डे मैंने अपना सारा सामान उठाया, मेरा बाइक अब हैवी हो गया था, लेकिन जो आगे मेरे साथ होने वाली थी उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो हम मार्च की तरफ जा रहे थे और एक जगह पे आके रोड एंड हो गया और आगे सारा सिर्फ एक कच्चा रास्ता था। लेकिन बारिश हो रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, तो वो एक कच्चा रास्ता एक किस्म की मड बने हुए था और ऐसी एक्सट्रीम किस्म की मड थी वो। उसने मेरे बाइक को स्टक कर दिया, मैं कुछ मूव ही नहीं कर सका। तो वहाँ से काफ़ी मुश्किलों से, लोगों की हेल्प की वजह से काफ़ी मुश्किलों से वहाँ पे हम अपने मार्स पे पहुँचे, उसको हमने एक्सप्लोर किया। और वहाँ से अब हम वापस आ रहे थे, तो क्योंकि सारा दिन मेरा वहाँ पे जो है वो लग गया था, तो मैं फिर अब कैसे सोच रहा था कि वापस मैं यकत्रिनबुर्ग ही जाऊँ। और काफ़ी स्पीड से मैं जा रहा था कि अचानक जो है मेरी बाइक चेन वो टूट के उसने पिछले मेरे व्हील को उसने स्टक कर दिया बिल्कुल ही। ट्रक वाले को मैंने रोका था कि अगर कोई बंदा उसको हो कि जो इसके पास गाड़ी हो, ताकि वो जो है ना इसको वापस शहर में पहुँचा दे। उसने फिर एक जगह पर फ़ोन किए, यहाँ पर उसको कोई जानने वाला था, उसकी मोटरसाइकिल की शॉप है, वो आया यहाँ पे, उसने भी आके इसको देखा इसकी चेन को और कह रहे कि उसके पास ये वाली चेन उसके पास है पड़ी। इसे कहते हैं मौजज़ा होना एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे ना मुझे ज़बान आती है, ना यहाँ पे आसपास कोई जाने वाले, यहाँ पे सिर्फ ये 2 घर हैं यहाँ पे। और ऐसी जगह पे इस तरह की हेल्प मिलना, इसे कहते हैं अल्लाह की मदद जो है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। वी कंटिन्यू टुवर्ड्स मंगोलिया, वी कंटिन्यू टुवर्ड्स लेक पेकार, क्योंकि ये हमारा वंस इन अ लाइफ टाइम है और हम इसको नहीं छोड़ सकते। हमने थोड़ा सा आगे आए तकरीबन 400-500 किलोमीटर के बाद, अब पूरा लैंडस्केप जो है वो चेंज हो गया है। और इस तरफ देखें, ये दोनों तरफ राइट और लेफ्ट वो दूर दूर तक जो है ज़मीन बिल्कुल फ्लैट स्टेप्स। अब ऐसे घोड़े खड़े हुए हैं बहुत सारे। तो हमने अपना सफ़र वहाँ से फिर आगे में चेंज किया और बजाय पेतुख हुआ के हमने अपना सफ़र जारी रखा टूवर्ड्स इशीम, जो कि साइबेरिया का एक पहला स्मॉल टाउन था। हम इशीम में पहुंच चुके हैं। कोई इतना साफ़ सुथरा नहीं है ये हॉस्टल। एक रात के लिए चलो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोना ही सिर्फ अभी, उसके बाद फिर हमने आगे निकलना है।
अब हम क्योंकि साइबेरिया में पहुंच चुके थे, इशीम से हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो हमारी है नोवासिबिर्स्क, जो कि कैपिटल है साइबेरिया का, जो कि रशिया का सेकंड और थर्ड बिगेस्ट सिटी है। इशीम से नोवासिबिर्स्क तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर था। तो मैं अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में हमें एक दोस्त मिल गया, पाशा, जो कि वो भी नोवासिबिर्स्क ही जा रहा था। तब हम 2 बंदे हम उस तरफ जा रहे थे। रोड्स कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, लेकिन वहाँ की जो सीनरी बहुत खूबसूरत, ग्रीनरी, हिली, फ्लैट, हमने सब कुछ वहाँ पे देखा और हम उसके वहाँ पे नोवासिबिर्स्क पहुँचे। लेकिन we made it to Novosibirsk, 1000 kilometers on good and bad roads. तो पाशा जो मेरे साथ जा रहा था उसने मुझे बताया कि वहाँ पे एक राइडर्स क्लब है जहाँ पे हम वहाँ पे रात गुजार सकते हैं फ्री में। वहाँ पहुँचा मैं। How are you? Zork. Yeah? My name is Zork. Zork. Archie. My name is Arshad. Archie. Arshad. Yeah. Archie. Okay. Здравствуйте. Moskva, Maxim. Maxwell. Arshad. वहाँ पे अपनी चेन, जो कि हमारी ओरिजिनल चेन जो है वो नहीं थी, उसको हमने वहाँ पे हमने टाइट करवाया चेन को, क्योंकि वो बार बार लूज़ हो रही थी, तो उसको हमने वहाँ पे टाइट करवाया। मच्छर मेरी वो मत मारी है, इसलिए मैंने मास्क भी पहना हुआ है, क्योंकि यहाँ इतने मच्छर हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो यहाँ पे सोने का चांस कोई नहीं बनने वाला। चेन में टाइट हो रही है तो फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मच्छर और वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा थे, और जो मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने फिर वहाँ रहने के बजाय फिर एक होटल की तरफ मैं चला गया। लेकिन 1000 किलोमीटर सफ़र करने के बाद, इतना लंबा उस रोड सफ़र करने के बाद, मैं स्टिल इतना थका हुआ नहीं था, क्योंकि वो एक अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग डे था। तो नोवासिबिर्स्क में 2 दिन गुजारने के बाद हमने अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू करना था। हम आज भी हमारा जो है एक लंबा दिन ही था कि हमने जाना था नोवासिबिर्स्क से एक और उसका शहर है क्रास्नोयार्स्क, क्योंकि तकरीबन 800 किलोमीटर की राइड बनती थी। तो हमने अपना सफ़र उस तरफ शुरू किया। ब्यूटीफुल सनराइज़ हमने रास्ते में उसको देखा। हमारी जो सीनरी थी, जो लैंडस्केप था, वो काफ़ी चेंज होता रहा रास्ते में, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट लैंड से दोबारा हम माउंटेन्स की तरफ जा रहे थे। हिली एरिया था, कर्वी रोड थी, बहुत मज़ा आया हमारा वहाँ पहुँचने के लिए। तो हम इस शाम को तकरीबन हम कोई लेट नाइट में पहुँचे थे क्रास्नोयार्स्क में। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था क्रास्नोयार्स्क से इरकुत्स्क, जो कि अगेन साइबेरिया का फार एंड पे है। तकरीबन 1100 किलोमीटर की राइड हमारी है यहाँ क्रास्नोयार्स्क से इरकुत्स्क के लिए। लेकिन मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि मेरे जेब में कितने रूबल बाकी रहते हैं, और मेरे ऑस्ट्रियन और पाकिस्तानी कार्ड्स मेरे दोनों रशिया में काम नहीं कर रहे थे। तो मेरे पास जो रूबल थे, मेरे पास वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। इसलिए खाने पीने में और थोड़ी सी चीज़ों से मैं एहतियात कर रहा था। मैं अभी तरह कोई जुगाड़ लगा रहा हूँ कि इस तरह पैसे मुझे यहाँ मिल जाएँ, कुछ रूबल मिल जाए मुझे। यहाँ पे कार्ड यहाँ काम नहीं कर रहे, और ये लोग जो है ये यूरो नहीं लेना चाहते, वो कह रहे कि नहीं यूरो, वो कहते यूरो नहीं यूरो नहीं। तो मेरे एक जानने वाला मुझे एक मिला था मॉस्को में, पाकिस्तानी है वो। वहाँ मेरे रूबल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी, एक हमारे जो है दोस्त, जो कि हम मॉस्को में रहते थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने फिर कुछ मनी ट्रांसफ़र की उस शॉप वाले को, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, उस शॉप वाले को। उनको मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए उनके अकाउंट में, तो उसने फिर मुझे पैसे दिए। तो मेरे पास उस दिन गुजारने के लिए मेरे पास कुछ पैसे वहाँ पे पहुँच गए थे। लें जी, 1000 रूबल जो है वो लेके उसी खुशी इतनी पहले भी थी, अब इस टाइम खुशी हो रही है। लेकिन चलो 1000 आ गया, तो अब हमारा सफ़र जो वो थोड़ा सा आसानी से गुजर जाएगा बाकी का। उसके अलावा हमारा दिन बहुत अच्छा था। 1100 किलोमीटर की राइड थी। सुबह हम 4:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। अमेजिंग डे, शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, और उस दिन हमने जो है रास्ते में काफ़ी सीनरी देखी। और जब हम वहाँ पहुँचे इरकुत्स्क में, तो वहाँ पे एक दोस्त ने मेरा वहाँ पे स्टे अरेंज किया हुआ था, जिन लोगों ने मुझे काफ़ी वहाँ पे वार्म एक वेलकम दिया, और काफ़ी वहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे रहा। Hello guys from Irkutsk city. Yes, from expedition Baikal-Alyaska. Yes, Teamwork Baikal-Alyaska. हम यहाँ पे कल रात को पहुँचे थे, और यहाँ मैं एक होम स्टे है जहाँ मैं रात को रहा था। अनातोल एंड विक्टोरिया। Hello, good morning. मॉस्को से इरकुत्स्क तकरीबन 6000 किलोमीटर से कुछ ऊपर ही बनता है। तो मैंने वो सफ़र किया, तो बाइक की सर्विस भी ड्यू थी, हमने उसके वहाँ पे सर्विस करवाई। तो जो फिर से रेडी हो गई है दोबारा से, थैंक्स टू मार्क्स। ये दोस्त खड़े हुए हैं, लेकिन इसका एक मसला अभी तक है कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो अभी इसने देखा, कह रहा है कि वो ब्रेक पैड्स हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हुए हैं। तो मैं उसको ज़रा करूँगी कि
मैं वो साथ लेके नहीं आया क्योंकि मेरा ख्याल था कि बाइक अभी जो नया है और वैसे भी इसके मैनुअल में जो है वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल पता नहीं कितने किलोमीटर के बाद। लेकिन अब उसने चेक किया तो वो कह रहा है कि ब्रेक पैड जो है वो काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो बेहतर है तो जो ब्रेक पैड्स ले लो। और जब सर्विस के दौरान चेक किया तो उसके ब्रेक पैड जो थे पिछली ब्रेक के वो ख़त्म हो गए हुए थे। वो मेरे पास उस टाइम साथ भी नहीं थे। उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा आगे जाके मेरे अगले सफ़र पे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो ब्रेक पैड्स मुझे वहाँ मिलना भी बहुत मुश्किल थे। उसको मैंने फिर उसका अंदाज़ा बाद में हुआ कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, लेकिन वो आपको अभी आगे जाके आप उसको देख पाएंगे। वहाँ पे जो मेरे होस्ट थे अनातोल और विक्टोरिया, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी वहाँ पे उन्होंने होस्ट किया। मुझे वहाँ पे स्पीड बोट करवाई अंगारा रिवर के ऊपर, और उसके बाद हमने फिर शाम को जाके इरकुत्स्क की हमने थोड़ी सी सैर की, उसको हमने ज़रा एक्सप्लोर किया सिटी सेंटर को। तो ये था जी हमारा टूर इरकुत्स्क का। अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट फ्रॉम इरकुत्स्क। इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन कोई 12:45 यहाँ के दोपहर के, और आज हम जा रहे हैं लेक बैकाल के आसपास के जो एरियाज़ हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। सर्विस कराने के बाद और इरकुत्स्क को देखने के बाद हमने फिर अपना सफ़र आगे जारी रखा टुवर्ड्स लेक बैकाल, द ड्रीम ऑफ ऑल द पीपल, ऑफ ऑल एडवेंचरर्स, ऑफ ऑल द राइडर्स के लेक बैकाल, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, उस तरफ जाना। We continue our ride and try to find the boat, the ferry to cross to the island. Can see the lake Baikal already. Wow, look at the beauty. Wow. मेनलैंड से थोड़ा सा उसका ओलखन आइलैंड है, जो मेन आइलैंड है लेक बैकाल, उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक फेरी लेनी पड़ती है। तो हमने वो फेरी ली, और फेरी जो ही हमने अपने फेरी से उतरे और आगे हमने अपना सफ़र शुरू किया, तो वहाँ पे उस ओलखन आइलैंड पे किसी किस्म की रोड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ऑफ रोड है वहाँ पे, और वो इंतहाई खूबसूरत ऑफ रोडिंग। वहाँ पे जो व्यूज़ आपको नज़र आते हैं ब्यूटीफुल, ऐसे व्यूज़ और कहीं नज़र नहीं आए मुझे अभी तक। और शायद Ja, здравствуйте, Нина. Да? Я в Хизр. Говори по-немецки. लेक बैकाल के आइलैंड, ओलखन आइलैंड के कैपिटल खुजिर में रात गुजारने के बाद नेक्स्ट डे हमने ओलखन आइलैंड को और एक्सप्लोर किया, और हम शाम को वापस इरकुत्स्क पहुंचे। आज हम यहाँ से जा रहे हैं बैकाल के साथ साथ चलते हुए एक और रिपब्लिक है रशिया की, उसका नाम है बुरियातिया, और उसका कैपिटल है उलान उदे। वहाँ पर रात गुजारने के बाद नेक्स्ट डे हमारा था सफ़र इरकुत्स्क से उलान उदे के लिए, जो कि रिपब्लिक ऑफ बुरियातिया है, और जो कि बॉर्डर बिटवीन मंगोलिया एंड रशिया के करीब है। तो वहाँ पहुँचे हम। Another Republic of Russia called बुरियातिया, और ये उसका है कैपिटल उलान उदे। वेलकम टू उलान उदे। अच्छा दिन वहाँ पे गुजरा। वहाँ पे जो मेरा स्टे था, जो मेरे दोस्त थे इरकुत्स्क में, उन लोगों ने अरेंज किया मेरा स्टे उलान उदे में। आर्ची, हेलो हेलो हेलो। Таня. आर्ची, आर्ची, हेलो आर्ची। Nice to meet you. Говорит немецкий? Немецкий вот тоже. Я говорю по-немецки, все по-английски говорят. Окей. Английский есть, окей, хорошо. Lena is my friend. She has birthday today. Okay, happy birthday. Попросите нас фотографировать. मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे जो इस तरह का रिसेप्शन मिलेगी। यहाँ पे बर्थडे पार्टी एक हो रही है।
शी इज़ अ बर्थडे गर्ल। वहाँ पहुँच के उन लोगों ने मेरा काफ़ी वार्म वेलकम किया। मुझे एक बर्थडे पार्टी में अपने साथ लेके गए, मुझे सिटी का एक टूर दिया और सिटी टूर के बाद मुझे महसूस हुआ कि उलान उदे भी एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इट इज़ इन वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट सिटीज़ इन द वर्ल्ड सो फार। उलान उदे में वहाँ के एक हॉस्टल में रात गुजारने के बाद हम अपने आप को प्रिपेयर किया मेंटली कि हम रशिया से एग्जिट होंगे मंगोलिया की तरफ, और मे भी हमारी जो है एक और इंटेरोगेशन होगी रशियन बॉर्डर पे। और वही हुआ। नेक्स्ट डे जब हम उलान उदे से हम निकले मंगोलिया के बॉर्डर की तरफ, रोड्स आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गई। मैं तो यहाँ पर रुका हूँ एक बस स्टॉप पे, और अब यहाँ पे ये बस स्टॉप जो है बिल्कुल बेसिक हो गया। हम एंड पे खड़े हैं और ये बस स्टॉप यहाँ पे जो पहले जब हम आ रहे थे रशिया में तो वहाँ पर ये बस स्टॉप तो फिर भी कुछ बेहतर हालत में थे। रोड की हालत आप देखें, आखिरी 80-90 किलोमीटर बाकी रहते हैं बॉर्डर तक, तो ये रोड की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जब हम उसके बॉर्डर पे पहुंचे मंगोलिया के, तो तकरीबन 3-3.5 घंटे मुझे रशियन साइड पे लगे। लें जी, वी ऑफिशियली एग्जिटेड रशिया। अभी भी आगे एक और है, आई थिंक वो भी चेक करेगा आगे, लेकिन 3 घंटे से ऊपर हो गए मुझे यहाँ पे खड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा भी वहाँ पे एग्जिट रशिया की तरफ से नहीं हुआ था मेरे। और अभी यहाँ पे एक और है स्टॉप। हुआ था मेरे वहाँ पे डेलीगेशन हुई, सारा उन्होंने पूरा चेक किया, मेरे सारे सवाल जवाब किए उन्होंने मेरे से। उसके बावजूद भी जो है मैं अभी मंगोलिया की तरफ एंटर नहीं हुआ था। रास्ते में कुछ और चेक पोस्ट थी, उन चेक पोस्ट से गुजरने के बाद जब मैं मंगोलिया में एंटर हुआ तो वहाँ पे खैर फिर आगे आसानी थी, लेकिन उनको मेरे मंगोलिया का ई वीज़ा का उनको अंदाज़ा नहीं था कि ई वीज़ा क्या होता है। मे बी शायद आई एम द फर्स्ट वन से जो उसको यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे उनको दिखाने के बाद कि भी ई वीज़ा भी कुछ होता है, तो उन्होंने तो मुझे एंटर किया मंगोलिया की तरफ। आपसे ऑफिशियली कह सकता हूँ, वेलकम टू मंगोलिया। मंगोलिया में रोड्स वहाँ की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, और वहाँ पे जो मेरा वेलकम किया वहाँ पे तो ने जो है मेरे साथ, वो मेरे यार मेरी कोई जान ही वो नहीं छोड़ रहे थे। खैर हम वहाँ पहुँचे, मौसम अच्छा था, हमारे साथ मौसम अच्छा रहा वहाँ पहुँचने के लिए। रास्ते में जब हमने देखा कि लैंडस्केप हमारा टोटली अब चेंज हो गया था रशिया से मंगोलिया में वास्ट लैंड उसके वहाँ पे जो थी, वहाँ पे जगह जगह पे वहाँ पे यूरोप के टेंट थे वो नज़र आए, और वहाँ पे सारी वो प्रिपरेशन कर रहे थे अपने नादम फेस्टिवल की, और जो कि मंगोलिया का एक बिगेस्ट फेस्टिवल है, वंस इन अ ईयर फेस्टिवल है वो उनका, उसकी वो प्रिपरेशन कर रहे थे। और उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना बड़ा फेस्टिवल है, जो कि आके बाद में जाके उसका मुझे अंदाज़ा हुआ। Where can I buy a SIM card here? Internet, like SIM card, SIM for mobile phone, Mobicom or something. Closed. Closed? Are they closed now? Can I buy it in? Tomorrow. Tomorrow is Nadam festival. So it's closed everything? वहाँ पे अगर जाने से पहले आपको सब चीज़ें या तो आप साथ लें, क्योंकि वहाँ पे उस एक हफ्ते के दौरान सब कुछ बंद हो जाता है। एनीवेज हम वहाँ पे पहुँचे दारखन के शहर में मंगोलिया में, देखिए हमारा पहला सिटी था। और वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि लोग जो मंगोलिया वो कैमरा फ्रेंडली इतने नहीं हैं, थोड़े से कैमरा शाय हैं, और लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर था कि वहाँ पे रशियन इंग्लिश उनको नहीं आती, अब मंगोलियन अब हमें नहीं आती, तो वो एक बहुत मुश्किल वहाँ पर हुई, लेकिन हमने मैनेज किया उसको। Hello. You speak English? English? You speak English. No English. आज एक बहुत लंबे हेक्टिक दिन के बाद हम दारखान में अपनी पहली रात मंगोलिया में गुजार रहे हैं। यहाँ पे यह लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है मुझे, क्योंकि इंग्लिश किसी को नहीं आती, छोटी मोटी रशियन मुझे आती है, वो यहाँ पे किसी को नहीं आती। जो मंगोलियन लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है उसमें उसमें जो है मेरे पास के अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी फन इन दिस कंट्री टू कम्युनिकेट, बट वी विल मेक इट टुगेदर। आज हमारा पहला दिन था मंगोलिया में, जिसमें हम दारखान से कैपिटल ऑफ मंगोलिया उलान बातर की तरफ जा रहे थे। जो रोड है दारखान से उलान बातर की तरफ, वो पिछले कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और ये एक अच्छा फैसला था मेरे रात को कि मैं उस बारिश में दारखान में ही रह गया और मैं आगे उलान बातर की तरफ कंटिन्यू नहीं किया। more than a night here. तो
तो सुबह पेट्रोल फिल करवाने के बाद हम उलान बातर की तरफ निकले और रास्ते में जो लैंडस्केप था ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लैंडस्केप मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। उसकी तरफ जाने के लिए वो ऑफ रोड था सारा, तकरीबन 70-80 किलोमीटर्स बिफोर उलान बातर सारा ऑफ रोड था। लेकिन वहाँ पे हमने उसका कल्चर था, वहाँ पे लोग खाना कैसे खाते हैं, वहाँ पे यूर्त वगैरह मैंने वहाँ पे खाना खाया, जो उनकी स्पेशली जो मंगोलिया की स्पेशलिटी थी मैंने वो वहाँ पे खाई। अब रियल एशिया में आ गए। यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, गाड़ियों का धुआं है, लोग जो है वो कोई इतने ऑर्गेनाइज नहीं है। तो वेलकम टू रियल एशिया। पहुँच गए हम उलान बातर, कैपिटल ऑफ मंगोलिया। वहाँ जब हम पहुँचे उलान बातर में, Timur, how are you? Fine. I found you. Yeah, finally got it, yeah. I finally came here. Yes. तो वहाँ पे जो मेरा होस्ट था, जिसने जो मेरे दोस्त ने उसका मेरा अरेंज करवाया था उलान बातर में, उसने मुझे काफ़ी वार्म वेलकम किया। उसके घर में खाना खाया, उन लोगों ने मुझे वहाँ पे अपने पास एक रात के लिए उसने मुझे वहाँ पे जगह दी अपने पास रहने के लिए। और फिर उसी के साथ हम शाम को उलान बातर क्योंकि नादम फेस्टिवल था तो वहाँ पे सारा कुछ वहाँ पे जो है ना बहुत हसल पसल वहाँ पे थी। मैंने वहाँ पे रेसलिंग मैच देखा, उलान बातर के सिटी सेंटर को हमने जाके एक्सप्लोर किया, चंगेज़ खान का म्यूज़ियम मैंने जाके देखा, मार्को पोलो का म्यूज़ियम देखा, पार्लियामेंट देखी, वहाँ के जो सिटी सेंटर उसको हमने एक्सप्लोर किया। Good morning internet and अस्सलाम वालेकुम from उलान बातर in मंगोलिया। हम कल यहाँ पहुँचे थे और आज हम जा रहे हैं एक वेरी स्पेशल जगह पे जिसको मैं देखने के लिए काफ़ी अरसे से बेताब था, और वो है वो जगह जहाँ से चंगेज़ खान ने अपना सफ़र, अपनी फ़तह का सफ़र ऑन द वर्ल्ड स्टार्टेड। हम वहाँ पे जाएंगे। रास्ते में एक और आएगी मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, काफ़ी एंशेंट, काफ़ी हिस्टोरिकल मोनेस्ट्री है, हम वो देखेंगे और उसके बाद हम फिर वापस आएंगे उलान बातर में। लेट्स एक्सप्लोर द लैंड ऑफ चंगेज़ खान। अब अगर मैं मंगोलिया में हूँ और मैं उस जगह पे ना जाऊँ जो कि चंगेज़ खान ने जहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था, तो वो एक ज़्यादती होगी। तो उलान बातर से मैं चंगेज़ खान कॉम्प्लेक्स की तरफ गया। रास्ते में हमने एक मोनेस्ट्री देखी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग वहाँ के व्यूज़ थे, हमने वो देखी, कुछ हिस्ट्री एक्सप्लोर की। और चंगेज़ खान कॉम्प्लेक्स पहुँचे, जहाँ से चंगेज़ खान को बेसिकली वो एक चाबुक मिला था कि, और जहाँ से उसके बाद उसको कहा गया था कि शायद वो कल को एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा और बहुत बड़ा एक फातेह होगा। और फिर हमने हिस्ट्री में देखा कि उसने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया और कहाँ कहाँ पे जाके उसकी सल्तनत जो थी निवास सल्तनत पर जाकर उसने कब्ज़ा किया था। तो अमेजिंग ये है कि वहाँ जहाँ शुरू किया तो उसके आसपास कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ विल्डरनेस, घोड़े, यूर्त, एनिमल्स बाकी वहाँ पे हैं और ब्यूटीफुल। लेकिन वहाँ से चंगेज़ खान ने अपनी फतवात का आगाज़ किया था। उलान बातर में नादम फेस्टिवल देखने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया टुवर्ड्स वेस्ट, और हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो खरखुरिन का एक डिस्ट्रॉयड सिटी था जहाँ पर हमें जाना था। रास्ते में हमने एक वोल्केनो को हाइक की, उस वोल्केनो की तरफ गए और वहाँ पे हमने रास्ते में हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए पहाड़ों में जा रहे थे। और मंगोलिया में कैंपिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो सारे लोग उलान बातर से मंगोलिया के बाकी शहरों में और स्पेशली वेस्ट के जो पहाड़ हैं वहाँ की तरफ वो जा रहे थे। तो रास्ते में मुझे काफ़ी सारे जो है लोग मिले जो कि दरिया के पास वहाँ पे अपनी पिकनिक कर रहे थे। उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया खाने के लिए, पीने के लिए, और कुछ और लोग मुझसे जिसने मिला तो मेरे पास क्योंकि एक्स्ट्रा वेट था मेरे टेंट का और मेरे स्लीपिंग बैग। मैंने भी ऐसे बाई चांस बात की है कि मेरे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस है और एक्स्ट्रा मेरे पास जो है टेंट है, अगर वो ख़रीदना चाहें तो। हमने यहाँ पे एक सेल भी कर ली है, $100, साथ में जो है 40,000 टिगरी। तो हमारा थोड़ा वज़न कम हो गया है, तकरीबन कोई 7-8 किलो वज़न हमारा कम हो गया है।
गुड जॉब। क्योंकि मेरे पास रिप बैग नहीं था तो मेरा टेंट और मेरे मैटर जो थे मेरे पास उसका एक्स्ट्रा वजन था, तो मैंने वो कोशिश की उनको, मैंने वहाँ पे उसको बेच दिया। तो भी एक अच्छी बात मिली, क्योंकि उसके बाद में जाके मुझे पता लगा कि उसका मेरे कितना अच्छा मिले हुआ था। और वहाँ से वो गुजारने के बाद शाम को फिर हम जो है एक कैनियन के पास वहाँ पे जाके एक यूर्त में रात गुजारी। तो ये होगा जी मेरा आज का कमरा। वाह। खोरक से पहले, क्योंकि मेरा प्लान था खोरक पहुंचने का, और खोरक काफ़ी दूर था वहाँ से और रोड ख़राब थी, इसलिए हम खोरक वहाँ पे नहीं पहुँच सके थे। हमने अपना सफ़र तो वोल्केनो, इस वोल्केनो का नाम है खोर्ग, इसलिए जो ये एरिया जो है, जो ये शहर जो है, इसे कहते हैं खोरगा। एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आ रही, जो यहाँ के जो ये हैं ये लोग सारे, ये यहाँ पे गंद फेंक रहे हैं। ये गंद पड़ा हुआ है, ये गंद पड़ा हुआ है, और जगह जगह यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है। So people of Mongolia, please don't throw trash everywhere. Take it with you and throw it somewhere else on the trash bin. उस हाइक के तरफ मैंने देखा कि वो लोग वहाँ पे कितना वहाँ पे लिटर वहाँ पे कर रहे थे उसको। तो कुछ हमने वहाँ पे अपना कोशिश की कि वहाँ थोड़ी सी सफाई कर सकें, लोगों को मोटिवेट किया। तो कुछ थोड़ी सी वहाँ सफाई वगैरह करवाने के बाद वहाँ से हमारा सफ़र शुरू रखा आगे की तरफ, उलानगोम की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड मंगोलिया है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सफ़र और करना था। वैसे बिल्लो हमारी जो है ना बड़ा साथ दे रही है। बिल्लो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इवन दो कि हमारी जो थी ब्रेक्स वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और हमारे अब जो बैक ब्रेक है वो डायरेक्टली डिस्क को टच कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि बैक ब्रेक पे ज़्यादा उसको जो है उसके ऊपर प्रेशर ना दिया जाए। एक शॉप के सामने मैं रुका हूँ, आज नींद सी आ रही है, पता शायद मेरे ख्याल में आज कोई नींद पूरी नहीं हुई शायद मेरी रात को। पिछले 2 दिनों की राइड की वजह से नींद की पूरी नहीं हुई थी, तो एक कॉफ़ी ब्रेक करने के बाद आगे की तरफ हमने अपना सफ़र शुरू रखा। वहाँ पे रास्ते में बहुत सारे याक्स और बहुत सारी गाय वगैरह जो थी, एनिमल्स, वहाँ पे रास्ते में आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ आपको नज़र नहीं आता वहाँ पे। और साथ ही इनको इस टाइम शाम होने शुरू हो गई थी, और ऑलमोस्ट वहाँ पे शाम होते ही वहाँ पे एक तूफ़ान शुरू हो गया, इसकी वजह से मेरे लिए बाइक राइड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो वहाँ पे एक लेक थी, मैं उस लेक के पास पहुँचा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई टेंट वहाँ पे खाली मुझे नहीं मिला, तो मुझे मजबूरन अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखना पड़ा टुवर्ड्स उलानगोम। जब मैं पहुँच गया शाम को, तो वहाँ पे मुझे कोई होटल इस तरह का मुझे नज़र नहीं, क्योंकि नार्दर्न फेस्टिवल की वजह से सब कुछ ही ओवर बुक था, सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हुआ था, वहाँ कुछ बाकी नहीं था। तो उसी तरह मैं कोई ढूंढते एक होटल में पहुँचा, तो उसने फिर अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके मेरे लिए एक होम स्टे अरेंज किया, और एक मुझे केबिन, एक ट्रक में रात को मुझे वहाँ पर गुजारने का मौका मिला। यहाँ पे उन लोग फेस्टिवल चल रहा था, तो मुझे कहीं पे कोई जगह नहीं मिली थी, और मैं यहाँ पे रात को आके रहा था इस जगह पे। उलानगोम में रात गुजारने के बाद हमारा सफ़र था वो जाना था उलानबेशन की तरफ। बहुत आसान था, हमने उसको देखा, मौसम बहुत खूबसूरत है, और इतना लंबा भी वो हमें गूगल मैप्स वो नहीं दिखा रहे थे कि इतना लंबा वो रास्ता वो है। अभी हम जा रहे हैं जी PCR टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि रशिया को जो है PCR टेस्ट की ज़रूरत है, और उसके बगैर हमें वहाँ पे अंदर नहीं आने। तो पहले हमें रशिया में एंटर होने के लिए हमें एक PCR टेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ से उलानबेशन से फिर हमने रशिया में एंटर होना था। तो हमारा प्लान ये था कि हम आज सुबह PCR टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद हम अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू रखेंगे। PCR टेस्ट वहाँ पॉसिबल नहीं था, क्यों? अगेन So because of Nadam, everything is closed. Yes. Hospital, laboratory, everything is closed. Yes. नार्दर्न फेस्टिवल की वजह से सारी लेबॉर्ट्री सब कुछ बंद था। तो मैंने उसके बगैर ही आगे जाने का फ़ैसला किया कि शायद मेरी वैक्सीन जो है मुझे वो काम देगी। लेकिन क्या उसने मुझे काम दिया, आगे आप देखिएगा। गूगल मैप्स ने मुझे कहा कि भाई तुम यहाँ से चलो और तुम आराम से हम शाम को उलानबेशन पहुँच जाएंगे। लेकिन जो रास्ता मुझे वो दिखा रहा था उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर के बाद रोड ख़त्म हो गई, और वहाँ से हमने शुरू किया अपना ऑफ रोडिंग।
और वो ऑफ रोडिंग हमारी ऐसा लंबा हुआ क्योंकि बारिश की वजह से ऑफ रोड आगे जाके सारा कीचड़ था वहाँ पे, और हम वहाँ पे 1-2 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार हम वहाँ पे गिरे। लेकिन सीनरी बहुत ही खूबसूरत, पहाड़ आसपास, ग्रीनरी, अमेजिंग व्यूज़। क्योंकि वहाँ पे नेविगेशन, अब गूगल मैप्स वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, मेरे पास इंटरनेट था नहीं, तो लोगों की मदद से, कुछ लोग जो वहाँ पे जो नोमैड्स जो वहाँ पे रह रहे थे उनकी मदद से हम हमारी जो एक अगला हमारा जो एक माइलस्टोन था वो था बैशंत का, वहाँ पहुँचे। हेलो कितना बैशंत बैशंत उस छोटे गांव में जहाँ पे आया था वहाँ से मैं पूछ रहा था कि मैंने भी आगे अगला जो है गांव नोगो नूर और उससे आगे जो है सागा नूर, तो वहाँ पे जाना, तो किसी को मेरे पास समझ नहीं आ रही थी। वहाँ से अब लोगों, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन वहाँ पे गैप था, इंग्लिश और रशियन उनको नहीं आती थी, मुझे उनकी मंगोलियन नहीं आती थी, तो एक बहुत बड़ा जो हर्डल था वो था कि रास्ते में एक आ रही थी रिवर क्रॉसिंग, जो कि मेरा ख्याल था कि आसान होगी, लेकिन वो सबसे हार्डेस्ट रिवर क्रॉसिंग आई हैव एवर डन। ये मेरे साथ आ रहा है अपनी गाड़ी लेके मुझे रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे दरिया एक है जो पिछले 3-4 दिनों की बारिश हुई है काफ़ी, तो वो दरिया है फुल। तो एक लोकल बंदा जो था बैशंत में, उसने अपनी गाड़ी निकाली, मेरे साथ किया वो उस रिवर तक, और वो रिवर ऑलमोस्ट मेरे बाइक, बल्कि मेरे बाइक आधा तक इतना डीप वो रिवर था कि वहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल था। एनीवेज, लोगों की हेल्प की वजह से वहाँ से हम निकले और आगे पहुँचे, तो बारिश की वजह से एक तो जगह पे और गिरे, लेकिन हमने गिव अप तो नहीं करना, और हमारी पिछली जो ब्रेक थी वो भी काम नहीं कर रही थी, उसके बावजूद भी हमने कोशिश अपनी जो है जारी रखी, हम आगे की तरफ चलते रहे। गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। और जब हम आगे पहुँचे तो वहाँ पे हमने एक देखा कि एक लोकल बंदा, उसका अपना बाइक जो है वो ख़राब हो गया, तो उसने मेरे से हेल्प मांगी। Speak English? यस Speak English. ओके, My house, Sagan. योर हाउस सागा नूर, Problem. प्रॉब्लम Yes, drink. 1 kilometer joy to my house. Shayes, Sagan. My house sleeping, okay? How you wanna go? Like do you want to put it there? One kilometer. 1 kilometer. Okay, let's do it. तो हमने उसको हेल्प देने का सोचा। आगे जाके उसने मुझे कहा कि जो है ना, मैं उसके पास रात को वहाँ पे गुजार सकता हूँ, क्योंकि सागा नूर जहाँ पे मैं उस टाइम था वहाँ, और वहाँ से आगे उलान बैशंत अभी भी काफ़ी दूर था और रोड आगे नहीं था। तो फैसला किया मैंने कि मैं रात वहाँ पे गुजारूँ, उनके टेंट में, उनकी फैमिली के साथ, उनके यूरत में। हाँ मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यमनान ये ब्रो। सलाम अलैकुम। ये मुसलमान। ये मुसलमान। बहुत ही हॉस्पिटेबल, वो कज़ाक मुस्लिम थे, बहुत अच्छे लोग थे। उन लोगों के पास जो कुछ भी था वो उन लोग मुझे अपनी हॉस्पिटैलिटी की अपने पास रखा, अपने आसपास उन्होंने मुझे वहाँ पे दिखाया। नेक्स्ट डे मैंने अपना सफ़र फिर आगे अपना शुरू रखा उलान बैशंत की तरफ। इस कज़ाक फैमिली के पास जहाँ पे मैं रात को रहा था, वहाँ पे मुझे ये न्यूज़ मिल रही थी कि बॉर्डर बिटवीन मंगोलिया एंड रशिया बंद है नादम फेस्टिवल की वजह से अगले 3 दिनों के लिए। तो मिक्सअप न्यूज़ थी, अनसर्टेनिटी थी कि आया वहाँ पे मुझे बॉर्डर पे एंटर होने देंगे कि नहीं होने देंगे। मैंने कहा देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हमारा सफ़र जो है वो हम शुरू करते हैं बॉर्डर की तरफ। कह रहे हैं कि बॉर्डर जो है वो खुला है और बॉर्डर पे काफ़ी रश भी है। तो हम सुबह वहाँ से निकले उलान बैशंत की तरफ। फ़िलहाल हम असफाल्ट पे आ गए हैं। बॉर्डर अभी तकरीबन है यहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर्स, एंड देन वी विल बी इन रशिया होपफुली इफ एवरीथिंग गोज फाइन। यहाँ से टर्न राइट, आगे असफाल्ट ही आई थिंक। वल्लाह मियाँ, हमारे ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ज़रा आसान कर दे हमारे लिए, क्योंकि रशियन जो है वो काफ़ी तंग करते हैं बॉर्डर पे। तंग इन द सेंस के वो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी जो है वो थोड़ी ज़्यादा वहाँ पे करते हैं। इंटरव्यू करना, क्यों जा रहे हो, कहाँ गए थे, ये था वो था, तो सारी चीज़ें, तो उसमें ज़रा जो है टाइम बॉर्डर की तरफ गए। तो लकीली उस दिन बॉर्डर खुला था, उस अगले दिन जो है बॉर्डर फिर बंद हो जाना था। लकीली उस दिन जो है वो बॉर्डर खुला हुआ था।
अब क्योंकि मेरे पास PCR टेस्ट नहीं था तो मेरे एक वरी मेरी जो है वो ये भी थी कि आया मुझे वो वहाँ से एंटर होने देंगे रशिया में कि नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ थी वो ये था कि फाइज़र की जो वैक्सीन है उसको वो अलाउ नहीं करते। तो जो ही हमने अपना सफ़र शुरू किया बॉर्डर की तरफ तो एक बहुत लंबी क्यू वहाँ देखने में आई। अब मैं क्योंकि बाइक पे था तो मैं उनसे सलाम दुआ करते उनसे कहते कहलाते मैं आगे चला गया बॉर्डर की तरफ। हेलो हेलो, कैन आई कम हियर? स्पॉसिबल, थैंक यू वेरी मच। जब बॉर्डर पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक जर्मन भाई साहब अपने रक्शे पे टुक टुक पे हो जाए जर्मनी से अपना सफ़र शुरू किया हुआ था, वो पता नहीं कहाँ जा रहा था। उनसे मुलाकात की बॉर्डर पे अगेन, वो रशियन बॉर्डर था, वहाँ पर तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे FSB ने मेरी दोबारा इंटरोगेशन की। लकीली फाइज़र की जो वैक्सीन थी उन लोगों ने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। तो रशिया बॉर्डर क्रॉसिंग हमने किया थी। ओके, वेलकम टू रशिया। एक इंतहाई हार्ड किस्म की बॉर्डर क्रॉसिंग थी ये, तकरीबन 5 से 6 घंटे मुझे लगे हैं रशिया के बॉर्डर पे। जो ही हमने बॉर्डर क्रॉसिंग की अगेन वहाँ बारिश शुरू हो गई, और क्यों ना होती क्योंकि ये रशिया था और हमारा सारा पिछला एक्सपीरियंस था कि रशिया में हमें बारिश ने मिलना ही होता है। तो हमने कुछ वहाँ वेट किया। कोश आगा जी हम पहुंच गए हैं गोर्नो-अल्तायस्क में हम पहुंच गए। वहाँ पे जाके हमने थोड़ी सी सिटी में वॉक की और उसका सिटी सेंटर को हमने एक्सप्लोर किया। गोर्नो-अल्तायस्क में दिन गुजारने के बाद अगले दिन मैं दोबारा फिर मैं नोवसिबिर्स्क चला गया, क्योंकि इसी कोशिश में कि शायद मुझे कुछ वहाँ से मिल जाए अपने ब्रेक पैड्स के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। वहाँ से फिर हमने अपना सफ़र शुरू रखा वापस अपना सेंट्रल एशिया की तरफ, और फर्स्ट कंट्री जो है सेंट्रल एशिया की वो है कज़ाकिस्तान, जिसका हमने बॉर्डर क्रॉसिंग करनी थी। जब हम रशिया के बॉर्डर पे पहुंचे तो अगेन हमारी जो है वहाँ पे एक्साइटमेंट थोड़ी सी और हो जाती है, क्योंकि मुझे वहाँ दोबारा रशियन बॉर्डर की तरफ तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे मुझे उन्होंने वहाँ पे इंटरोगेट किया। अब इस बॉर्डर पे कोई FSB एजेंट जो है वो नहीं था, तो जो कस्टम एजेंट था उसने फिर पहले कॉल करता FSB को, फिर वहाँ उसको येस और नो का आंसर मिलता, फिर अगले क्वेश्चन वगैरह उसने मेरे से करने होते। तो तकरीबन कोई 3 घंटे की इंटरोगेशन के बाद उन्होंने मुझे ओके किया कि मैं बाकी यहाँ से जा सकता हूँ। फिर मैं कज़ाकिस्तान की तरफ गया। कज़ाकिस्तान की जो है एंट्री थी वो काफ़ी इजी थी, 15-20 मिनट वहाँ पे एंट्री मेरी हो गई। उसकी वीज़े की हमें ज़रूरत नहीं थी, वहाँ से एंट्री हुई। इंश्योरेंस का यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई कंटेनर होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए, नज़र तो कहीं नहीं आ रहा। लेट्स गो एंड चेक। Здравствуйте. SIM-карта есть? SIM-карта нету. Иншуранс, мотоцикл, иншуранс нет. Страховка? Да?
एंट्री होने के बाद अब हमें वहाँ के इंश्योरेंस चाहिए थे, तो वो इंश्योरेंस ढूंढने के लिए जब मैं एक हट में रुका Спасибо. अस्सलाम वालेकुम. ऊपर हो जा. रुका तो वहाँ पे हमारा इस्तकबाल दोबारा फिर एज ऑलवेज कुत्तों ने किया कि वो इंश्योरेंस वहाँ से नहीं ली, और वहाँ से बॉर्डर से पहला टाउन जो है कज़ाकिस्तान में वो है सेमई, उसकी तरफ हमें अपना सफ़र जारी रखा। शाम हो गई और शाम में वहाँ पे मच्छरों ने वहाँ पे वो हमला किया कि मेरे सारे गोप्रो और सारा सब कुछ वहाँ पे मच्छरों ने हमें वहाँ कब्जा किया हुआ था। यहाँ पे देखे सामने इतने मच्छर हैं यार, इतने मच्छर हैं। ये इसके पते पे नजर ये ऐसे के मच्छर मच्छरों की भरमार ऐसी है सामने। वाह। तो काफ़ी लेट हम शाम को वहाँ पे सेमई में पहुँचे। Где Кассель? Сим-карта, телефон. Кассель. Телефон, сим-карта. Да? Вот это? Окей. Спасибо. कहते मेरे पीछे आता जा। कहते हैं जी मेरे पीछे आता जा तू है, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है? Вот смотри, сейчас вот так стоишь, вот обеих, вон стоит, вон, красный, видишь, вон. Алтел. Алтел. Алтел там. Окей, хорошо. Спасибо большое. Да, спасибо. ये हमारा पहला दिन था कज़ाकिस्तान के शहर सेमई में, जहाँ पे हमने सुबह जाके हमने पहले वहाँ सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड तो हो गई रेडी, लेकिन जहाँ मैं सिम कार्ड लेने गया था तो उस लड़की का हस्बैंड जो है वो भी बाइकर है, तो उसने उसको बताया, उसने कहा यार मेरे से मिल के जा, मुझे ज़रा मिलना है तेरे से, तो वो सामने आए खड़े हैं। तो सिम कार्ड लेने के दौरान मुझे वहाँ पे कुछ लोगों ने नोट किया कि एक बाइकर जहाँ पे है, तो वहाँ की जो लोकल बाइकर कम्युनिटी थी वो मेरे साथ वहाँ पे आ गए और उन लोगों ने मुझे बहुत वार्म वेलकम दिया। उन लोगों ने लंच के लिए मुझे ऑफ़र किया, मुझे हेयर ड्रेसर के पास लेके गए। मेरे वहाँ से जो सारा जो मेरा जो इनिशियल एक्सपेंसेस था, मेरा पेट्रोल जो डलवाया उसके पैसे भी उन लोगों ने दिया, लंच करवाया। ये साशा है, यू ओलेग ओके। हेलो। सेमई दिखाया मुझे अपने शहर को, वहाँ पे दिखा तो एक बहुत अच्छा बहुत वार्म वेलकम मुझे वहाँ पे था। व्हाट अ वेलकम हियर इन कज़ाकिस्तान। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो तकरीबन है सेमई से अलमाती, 1200 किलोमीटर है। अगर वो रशिया में होता तो शायद हम उसे कर भी लेते, लेकिन यहाँ कज़ाकिस्तान की रोड्स जो हैं वो इतनी ख़ास नहीं थी और उसका अंदाज़ा भी नहीं, तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इसलिए मैंने अपने सफ़र को 2 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से में हम जा रहे थे सेमई से एक शहर है उशराल की तरफ, जो तकरीबन 600 किलोमीटर है, और फिर उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते। लेकिन गर्मी वहाँ पर इतनी थी और वहाँ की जो रोड्स थी कज़ाकिस्तान की वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और गर्मी के साथ थोड़ा सा और मुश्किल वहाँ पर राइड हो रही थी। तो शुरू में तो जब सेमई से हम निकले तो रास्ते में वहाँ के काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सेमेट्री जो कब्रिस्तान जो मुझे वो नज़र है, जो कि मैंने पहले और कहीं मुस्लिम कब्रिस्तान इस तरह का नहीं देखा। तो हमने वहाँ जाकर कब्रिस्तान को देखा कि वो कैसा और क्यों यहाँ पे चेंज, क्योंकि वहाँ पे घोड़ों के जो है उनके कल वो वहाँ पे लगे हुए थे, वो देखे। और उसके बाद जब हम आगे की तरफ गए तो हमारी रोड ख़त्म हो गई, उसके बाद सारी ऑफ रोडिंग थी, और साथ ही साथ हमारा पेट्रोल जो था वो भी तक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। और वहाँ पेट्रोल पंप बहुत दूर हैं और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगला पेट्रोल पंप मुझे कितनी देर के बाद आएगा, और अगर रास्ते में कोई पेट्रोल पंप अगर नहीं मिलता तो फिर हमें वहाँ रुक के, और उस गर्मी में हमारे साथ पता नहीं क्या होना था। यहाँ पे पिछले तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर से पेट्रोल पंप नहीं आया कोई, और उस वजह से अब मेरा पेट्रोल जो बिल्कुल अब डेड एंड पे आया हुआ है, और मुझे भी नहीं पता कि आगे जो है कितने देर के बाद पेट्रोल पंप कोई आता भी है या नहीं आता। अब उसको अगर आपको नज़र आ रहा है उसका जो लास्ट लेवल है वो ब्लिंक कर रहा है, और उस लास्ट लेवल के ब्लिंक करने के बाद भी तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर ये और जा सकता है। तो होपफुली कि इन दिस 40-50 किलोमीटर वी विल फाइंड अ पेट्रोल स्टेशन। अगर नहीं तो फिर हमें रात इस सहरा में गुजारनी पड़ेगी, और क्या। लेकिन लकीली एक पेट्रोल पंप हमें जो है वो नज़र आया। थोड़ा सा प्लान में चेंजिंग किया मैंने,
क्योंकि यहाँ पे एक सनसेट जल्दी हो रहा है। अभी यहाँ पे 7:15 हो रहे हैं और सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है। रोड की हालत भी ख़राब है और अभी तकरीबन हमारा सफ़र है 250 किलोमीटर। तो ये आयागोज जो एक बड़ा शहर है आयागोज, तो मैं यहाँ पे आज रात रहता हूँ। सुबह फिर हमारा सफ़र थोड़ा सा लंबा होगा, 800 किलोमीटर का होगा, लेकिन वो दिन में हम उसे कर लेंगे। और वहाँ पे शाम हो गई थी ऑलरेडी, तो वहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद आयागोज शहर में वहीं पर ही हमने वहाँ पे देखा कि हम रात को वहीं पे गुजार लेते हैं, ताकि सुबह हम अपने जो है 800 किलोमीटर हम अलमाती की तरफ हम कर सकें। तो क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आगे रोड्स कैसी हैं, रोड्स हैं भी सही कि नहीं, और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आयागोज से काफ़ी जल्दी निकल गया। इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 5:25 and we are back on the road। शुरू में तो रोड्स के इतने ख़ास अच्छी नहीं थी। और जो ही हम आगे जा रहे थे तो आगे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वाइट स्पॉट भी नज़र आया कि जो कि पूरे एरिया, पूरे उस लैंडस्केप में सबसे डिफरेंट था। तो शायद वहाँ पे ड्राइड अप लेक थी या शोर की वजह से वहाँ पे जो सारा सॉल्ट वहाँ पे जमा था। तो उसको देखने के बाद हम आगे की तरफ गए। तकरीबन 1000 किलोमीटर जो हमने सेमई से किया था, अब तक सारा बिल्कुल ही ड्राई वास्ट एरियाज थे और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रीनरी शुरू हो रही थी। तो उससे अंदाजा हुआ कि हम एक सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हम रुके, कुछ वहाँ पे एक वाटरफॉल थी, हमने वो देखी। उसके बाद हमने दूर से हमें पहाड़ नजर आना शुरू हुए, तो हमें अंदाजा हुआ कि हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये आज का दिन मेरा क्योंकि काफ़ी लंबा था कजाकिस्तान में और काफ़ी मुश्किल था, इन द सेंस ये नहीं कि बहुत मुश्किल दिन था बिकॉज ऑफ रोड, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे अलमाती में, रोड्स क्योंकि अच्छी थी इसलिए हम टाइम से अलमाती पहुँच गए थे। और वहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने अपने बाइक की वहाँ सर्विस करवाई क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत थी वहाँ पे। अभी अलमाती पहुँचे थे 5 मिनट पहले और इनसे दोस्ती हो गई है। ये है कजाकिस्तान और बिल्लो डिज़र्व इट। बिल्लो ने जो काम दिखाए हैं, शी डिज़र्व्स इट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट फ्रॉम अलमाती। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और आज अपनी बिल्लो के लिए एक बड़ा दिन है। हमने बिल्लो काफ़ी सारा काम करवाने वाला है। इसका टायर में भी चेंज होगा, अगर यहाँ में टायर मिलता है तो इसका 25,000 किलोमीटर सर्विस करवानी है मैंने, और वो थोड़ी सी ओवरड्यू हो गई है। और मोस्ट ऑफ ऑल इसके ब्रेक पैड्स जो हैं वो मेरे आ गए हैं, तो उनको मैंने चेंज करवाना है। तो यहाँ पे चल के अभी को ढूंढते हैं कोई शॉप। आज वैसे हफ्ते का दिन है। लेट्स गेट बिल्लो बैक ऑन द रोड अगेन। एज़ प्लान हमारी बाइक की नेक्स्ट सर्विस जो है वो भी अलमाती में ही होनी थी। तो मैंने वहाँ पे एक बाइक मैकेनिक, मैंने उसको वहाँ पे लोकेट किया, उसके पास का उसको वहाँ जाके हमने सर्विस करवाई। और इन द मेन टाइम क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि हमारे जो है ब्रेक पैड्स वो अब आगे नहीं मिलने वाले, तो उनको मैंने ऑर्डर करवा दिया था ऑस्ट्रिया से। वो भी वहाँ पहुँच गए थे, तो उनके ब्रेक पैड्स को मैंने वहाँ पर चेंज करवाया। आपको एक मैं वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं। पिछले तकरीबन 4000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से मैं इन ब्रेक्स पे आ रहा था और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये ब्रेक पैड ये है और ये नया ब्रेक पैड है। एंड नाउ यू सी हियर, इसके ऊपर मैं चला रहा था इसको पिछले तकरीबन 5000 किलोमीटर से मैं इसके ऊपर, यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था ये, और ये अब नया आया है। बिल्लो की हमने सर्विस करवाई ताकि हम अपना सफ़र आगे जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला था, थ्रू अफ़गानिस्तान, थ्रू पामीर हाईवे, जो कि हम आगे तरफ जाके हम उसे करेंगे। तो बिल्लो हमारे उस सफ़र के लिए पूरी रेडी हो चुकी थी। कल मैं इधर बैठा काम कर रहा था तो एक लड़का आया, ग्रुप बना रहा था उस कैनियंस में जाने के लिए। तो उसको मुझे पहले पता नहीं था, तो जब उसने बताया कि वहाँ पे चलना है कि नहीं चलना, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो फिर उसको मैंने जब देखा, उसको गूगल किया, तो वो काफ़ी खूबसूरत था। मैंने कहा ठीक है, फिर हम अब खुद चले जाते हैं आज।
That's why now we are heading to this. दिल्लो की सर्विस करवाने के बाद हमारा पहला दिन वहाँ पे गुजारने के बाद हमने सोचा चलो हम थोड़ा सा कज़ाकिस्तान को एक्सप्लोर करें और हम उसके वेस्टर्न कज़ाकिस्तान की तरफ गए जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कैनियन जो कि सिमिलर टू द ग्रैंड कैनियंस है लेकिन कज़ाकिस्तान में बहुत हिस्टोरिकल जगह वो है, बहुत ही पुरानी। वहाँ गए, उसका नाम है शारून कैनियन। और वो कैरन करने के बाद हम आगे हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा टुवर्ड्स कैंदी लेक जो कि ऑलमोस्ट किर्गिस्तान के बॉर्डर के पास है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें दोबारा से आगे से ऑफ रोडिंग करनी थी और हमें वहाँ पे रिवर क्रॉसिंग करनी थी। इसका मुझे अंदाज़ा पहले नहीं था और उस ऑफ रोड का भी मुझे अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैंने अपना गेयर भी जो है राइडिंग के मैंने वो पूरा नहीं पहना हुआ था क्योंकि गर्मी की वजह से मैंने वो नहीं पहना हुआ था। लेकिन लकीली हमें वहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा मिस है हमारा वहाँ पे नहीं हुआ। तो हम वहाँ पार्किंग में गए, वहाँ पे हमने उसको पार्क करने के बाद हमने कैंदी लेक की तरफ हाइक की जो कि वाकई में एक वर्थ वाइल था वहाँ जाना। बहुत ही खूबसूरत लेक, ग्रीन, और उस ग्रीन लेक में अगर आप देखें बीच में से उसके पहाड़ दरख्त उसके बीच में निकले हुए हैं, बहुत ही कैंदी लेक देखने के बाद हमने अलमाती का जो सबसे बड़ा ग्रीन बाज़ार है, जो सबसे बड़ा कवर्ड बाज़ार है जहाँ पे आपको हर किस्म के स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और वटेवर मे थिंक आपको वहाँ से मिलेगा। हमने अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू रखा जो था हमारा किर्गिस्तान के बॉर्डर की तरफ, जो कि अलमाती से बिश्केक इतना फासला नहीं है लेकिन बाय रोड हमें उस दिन काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि पहले ट्रैफिक जैम में फंस गया और उस ट्रैफिक जैम में हमने देखा कि वाकई में जो एशिया में जो पहला हमारा ट्रैफिक जैम था वो कैसा था कि वहाँ पे कितने केओटिक ट्रैफिक जैम था और ऐसा था कि वहाँ पे आपको एम्बुलेंस वगैरह की भी जगह वहाँ पे उनको नहीं दे रहे थे। के शहर कोकंद की तरफ जाने के लिए, जिसके लिए हमें पूरा किर्गिस्तान क्रॉस करना था। हमने अपना सफ़र बिश्केक से शुरू किया और सीनरी अमेजिंग। किर्गिस्तान के सारा जो रास्ता है माउंटेनस, वहाँ के कर्वी रोड्स, लैंडस्केप अमेजिंग, ग्रीन लेक्स। और जो ही हमने अपना सफ़र शुरू किया किर्गिस्तान में बिश्केक में, तो बारिश हमारे साथ साथ थी ऑफ कोर्स। तो उस बारिश की वजह से और फॉग की वजह से हमारा रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, हमारा सफ़र थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद जाके आगे धूप निकलना शुरू हुई तो उससे हमारा कुछ सफ़र अच्छा गुजरा। What a beautiful day!
हमारे यहाँ पे आप नज़ारे देखें। और वो सफ़र गुजारने के जब हम आगे पहुँचे फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई और हवा काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उस बावजूद वहाँ पे रास्ते में एक लेक जो हमें देखी तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं वहाँ अपने आप को नहीं रोक सका वहाँ जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। Как имя там? Имя? Это водохранилище Токтагульский. Татакул. Да, Токтагульский водохранилище. Татакул. Токтагул. Татакул, окей। Спасибо. वहाँ पे लोग पिकनिक कर रहे थे और आप देखें कि उस हवा की इंटेंसिटी कितनी थी कि उस लेक में कितनी वेव्स वहाँ पे आ रही हैं। तो लोग जो वहाँ पिकनिक कर रहे थे काफ़ी हॉस्पिटेबल थे। उन लोगों ने मुझे अपने साथ पिकनिक पे इनवाइट किया, खाने पे इनवाइट किया। उनके साथ मैंने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह वहाँ पे खाए और उसके बाद फिर हम दोबारा अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखा, ओश की तरफ। ओश से पहले एक उसका एक बॉर्डर आता है बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। वहाँ में पहुँचे। Это граница, да? Так точно есть. Узбекистан, Узбекистан, да? Так точно. Да? А вы откуда? Из Австрии. Из Австрии. Getiriyor matasından. Turistler matasından getiriyor. Ош, знаешь город Ош? Через доступ положено тебе. Osh. Да. Нет, von hier. Мотоциклом нельзя. From here, no. लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, बॉर्डर तो ये वाला बंद है, यहाँ से आप नहीं जा सकते, ओनली उज़्बेक और किर्गिज जो हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा ओश, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर था। उसने हमारा दिन और भी लंबा कर दिया, तो मरते क्या ना करते, जाना ही पड़ा हमें ओश की तरफ। ओश पहुँचे, रात को लेट नाइट हम वहाँ पे ओश पहुँचे। उसकी वजह से सारे दिन में बारिश की वजह से, हवा की वजह से और इतना इंटेंस राइडिंग की वजह से काफ़ी हम वहाँ पे थके हुए थे। और हम जाते साथ हमने अपना एक होटल ढूंढा और वहाँ पे रात गुजारी। आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम आज कोशिश करेंगे यहाँ से ओश से हम पहुँच सकें ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशंबे में। उसके लिए हमें 2 स्टैंड कंट्रीज़ क्रॉस करनी पड़ेंगी, ऑफ सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद जब हम ओश पहुँचे तो ओश से हम बहुत ही करीब थे पामीर हाईवे, जो कि ताजिकिस्तान में एंटर हो रहे थे। लेकिन क्योंकि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कुछ इश्यूज़ थे और कुछ वहाँ पे झड़पें वगैरह हो रही थी, तो वो बॉर्डर बिटवीन किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान वो बंद था। इसलिए मुझे पामीर हाईवे पे वहाँ से जाने के लिए मेरे लिए मुमकिन नहीं था। पामीर हाईवे पे जाने के लिए मुझे जाना था दुशंबे की तरफ, और दुशंबे पहुँचने के लिए मुझे उज़्बेकिस्तान क्रॉस करना था एंड देन अगेन टू एंटर ताजिकिस्तान। तो वो तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर की राइड बनती थी। तो उसके लिए हमने फिर आज अपना सफ़र शुरू किया। सबसे पहले हम उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पहुँचे, वो काफ़ी करीब था ओश से, तो वहाँ से हमारी एंट्री तो खैर आसानी से हो गई। लेकिन जब हमने एंटर हुए उज़्बेकिस्तान में तो वहाँ की ट्रैफिक ने हमारा साथ नहीं दिया। और वहाँ की रोड्स जो हैं वो सिंगल 1 वे रोड्स थे और वहाँ की ट्रैफिक थोड़ी सी केओटिक थी, लोग कहाँ से आ जा रहे थे। एनीवेज हमने वो वाले विलेजेस वगैरह क्रॉस करने के बाद जब हम बॉर्डर पे पहुँचे ताजिकिस्तान के, तो वहाँ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि वो वाला बॉर्डर सिर्फ लोकल्स के लिए था और फॉरेनर्स वहाँ से एंटर नहीं हो सकते थे। चैलेंज था अगेन। तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर के बाद एक और बॉर्डर आया, वहाँ से गए और वहाँ पर भी तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा लगा। उन लोगों को इशू था मेरे ड्रोन के मेरे होने पे, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में ड्रोन एंटर नहीं होने देते वो। मेरा बैग टॉप के सारा कुछ चेक करने के बाद कहते तुम्हारे पास ड्रोन है। मैंने दिखाया, मैंने कहा मेरे पास ड्रोन है। कहता कि ड्रोन जो है वो तो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में ड्रोन अलाउड नहीं है उसको इंपोर्ट करना, तो ड्रोन तो हम उसको कॉन्फिस्केट करेंगे। मैंने उनसे कोई बात की कि भाई जब मैं एंटर हुआ था ओश से उज़्बेकिस्तान तो वहाँ ड्रोन ने मुझे अलाउ किया, तब मुझे आप इसको अलाउ करो वापस ले जाने के लिए। अब मैंने ड्रोन को यहाँ पे उड़ाया भी नहीं है। तो उन लोगों ने मेरी बात मान ली, तो मुझे उन्होंने विजिट होने दिया उज़्बेकिस्तान से एंड आई वाज फाइनली इन ताजिकिस्तान। वेलकम टू ताजिकिस्तान। खूजंद जो उसका पहला सिटी था। खूजंद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन हमारे इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि हम वहाँ पे रुक के उसको ज़रा एक्सप्लोर करते। नहीं, सारे काम हो गए। बैंकोमात से मैंने ATM से मैंने पैसे भी निकाल लिए हैं, पेट्रोल फिल करवा रही है, सिम कार्ड ले लिया, पानी ले लिया। पानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज।
वहाँ से हमने सिर्फ सिम कार्ड लिया और कुछ कैश लिया, फिर हमने अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू किया टुवर्ड दुशंबे। दुशंबे में पहुँचने के लिए अमेजिंग व्यूज़ हैं रास्ते में, उसकी रोड्स अमेजिंग हैं, कर्वी रोड्स हैं, माउंटेनस रोड्स हैं, वहाँ पे अमेजिंग व्यूज़। इस सुरंग में इतना अंधेरा है, उसके बाद इस सुरंग में एग्जॉस्ट का बंदोबस्त कोई नहीं है, तो सारा धुआं जो है ट्रकों का वो अंदर ही है। लेकिन जो टनल्स बीच में आती हैं वो काफ़ी डेंजरस थी, और वो इतनी डार्क टनल्स थी कि उनमें से एक टनल जो थी वो मेरी मोस्ट डेंजरस टनल इन माई लाइफ। और यहाँ पे नज़र इस टाइम कुछ नहीं आ रहा। दिस इज़ माई मोस्ट डेंजरस राइड इन माई लाइफ, आई कैन से। सो दुशंबे में हम पहुँचे, वहाँ से हमने अपना परमिट लिया पामीर हाईवे के लिए। वो भी एक रीज़न थी कि मुझे दुशंबे आना ही पड़ना था पामीर हाईवे के परमिट के लिए। और अभी रात को तैयारी के दौरान मैंने बाइक को चेक किया तो मेरे बाइक का जो है ऑयल वो सारा लीक हो गया है। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, लेकिन सारा उसका ऑयल जो लीक हो गया। हमने वो परमिट लिया और अपने बाइक हमने तैयार किया सुबह पामीर हाईवे पे जाने के लिए। और जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे कि उसका ऑयल जो है फ्रंट शॉक से लीक हो रहा था। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं इसको जाके पहले कुछ करूँ इसको, तो इसको क्यों चेक करवा लिया जाए। तो मैकेनिक के पास गया, उसने उसको चेक किया और उस चेकिंग के दौरान हमें पता लगा कि हमारा जो रेयर शॉक है वो भी ऑलमोस्ट डेड है। उसने तो ये हाल है। और अब इसका पता नहीं कि ये बेनेली की क्वालिटी है या ये रोड की कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। लेकिन ये हमें हुआ है यहाँ पे अब। और अब ये शॉक जो है यहाँ पे तो खैर वैसे भी नहीं मिल रहा। ऑस्ट्रिया से इसको मंगवाने की कोशिश करें तो वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते यहाँ लगेंगे पहुँचने में। सेम विद पाकिस्तान। तो वी आर स्टक इन दुशंबे, लेट्स सी फॉर हाउ लॉन्ग। मुझे भी कॉल आई है मैकेनिक की कि आई शुड कम एंड चेक द शॉक्स। तो उसने कुछ ना कुछ किया तो है, अब चल के वहाँ पे देखते हैं कि उसने क्या किया और उसे कैसे रिपेयर किया। एंड इफ़ इट इज़ ओके फॉर पामीर, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा कंसर्न है कि अगर उसने उसको वेल्ड किया है तो क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पामीर को झील सके। उसने उसको ट्राई किया तो वो शॉक के 2 हिस्सों के वहाँ से नीचे गिर गया। वो शॉक को फिर वहाँ से रिपेयर कराने के बाद वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि शायद ये शॉक अभी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि आगे पामीर हाईवे कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना सफ़र तय करने के बाद जहाँ से हमने इतनी सारी मंगोलिया में हमने वहाँ पे इतना एडवेंचर किया, यहाँ के टनल्स हमने उज़्बेकिस्तान में ताजिकिस्तान में हमने क्रॉस की, तो मुझे दिल से फील हो रहा था कि शायद ये हमारा शॉक ठीक नहीं है। लेकिन एक नया शॉक एब्जॉर्बर रेयर शॉक मुझे वहाँ से नहीं मिल पा रहा था। ना कि ऑस्ट्रिया से वो अवेलेबल था, जर्मनी से अवेलेबल नहीं था, इंडिया से अवेलेबल नहीं था, दुबई से अवेलेबल नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से अवेलेबल था। लेकिन वहाँ से वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और अगर वहाँ से एक्सपोर्ट भी करते तो कम से कम 2-3 हफ्ते से 1 महीने कुछ टाइम लगेगा, और इतना हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमने कहा ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई, जो कि हमारे पास ये शॉक एब्जॉर्बर, लेकिन उसका हमें पता नहीं था कि हमारे आगे क्या होने वाला है। लेट्स गो। 3 अगस्त 2022 ये वो दिन था जब हमने पामीर हाईवे को हिट किया। अ ड्रीम फॉर एवरी बाइकर, द सेकंड हाईएस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड इन द पामीर हाईवे। हमने अपना सफ़र शुरू किया और रास्ता बहुत खूबसूरत था अनटिल मिड डे। जब हम उसके दरवाज़ तक पहुँचे वहाँ तक रोड अच्छा था, लेकिन दरवाज़ के बाद जो हम आगे गए तो रोड अब वो ख़त्म हो गया। वहाँ सारे पिट होल्स और जंप्स सारे कुछ वहाँ पे थे। तो एक जंप जो मुझे दूर से नज़र नहीं आया, वो क्रॉस करते हुए मेरा शॉक, जो मुझे पहले इसका फील हो रहा था कि उसका इतना हालात उसके अच्छे नहीं थे, शॉक मेरे के उसके पता नहीं कितने हिस्से बिखरे उसके, और मैं वहाँ पर रोड के दरमियान में बिल्कुल स्टक होकर बैठ गया। मिशन अबॉर्टेड, अबैंडन्ड। और कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं थी उसे कैसे करते। लेकिन वहाँ पे लोगों ने मेरी हेल्प की, जो लोकल वहाँ के लोग थे उन लोगों ने थोड़ी सी मुझे हेल्प की। बाइक हमने उसको वहाँ से वापस दोबारा एक 250 किलोग्राम के बाइक को हमने एक रिनो गाड़ी के अंदर हमने उसको उसके बैक हिस्से में उसको हमने ठोंसा और वापस हम उसको दुशंबे लेके आए। और इस होप में थे कि शायद हमें अब कोई ना कहीं से कोई ऐसा मौजज़ा हो, ऐसा मिरेकल हो कि हमारा शॉक एब्जॉर्बर कहीं ना कहीं से हमें अवेलेबल हो जाए। लेकिन उस टाइम तक हमारे पास वहाँ पे कोई ऐसा प्लान नहीं था हमारे सामने कि अब क्या हमने आगे करना है। हम सिर्फ अल्लाह के आसरे पे थे और आप लोगों के दुआओं में थे। तो उसी दौरान में अब आगे शॉक की हम कोशिश में लग गए। 1 हफ़्ता दुशंबे में गुजारने के बाद वहाँ से हमें
सारे हालात इस तरह के थे कि शॉक अब्जॉर्बर कहीं से अवेलेबल नहीं था सिवाय पाकिस्तान के, जो कि फास्टेस्ट वे था, और क्योंकि वहाँ से बाय एक्सपोर्ट वो नहीं कर पा रहा था तो हमें एक उसका कोई और हल निकालना था। तो कुछ हमारे दोस्त थे जो अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में थे, उन लोगों ने फिर उसको पाकिस्तान से वाया अफ़गानिस्तान मेरे पास हमने उसको दुशंबे में पहुँचाया विदिन 3 days। अस्सलाम वालेकुम आका। अस्सलाम वालेकुम। हो पाकिस्तान से पहुंच गया आखिर ये। लें जी, ये है वो चीज़ कि जिसके लिए हम यहाँ पिछले 1 हफ्ते से वेट कर रहे थे, और अब ये यहाँ पहुँच गया पाकिस्तान से। ये अब उसको लेके आए हमारे पास बॉर्डर से। तो वी डिड इट इन 3 days फ्रॉम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। जहाँ पे लोग कह रहे थे कि 2-3 हफ्ते इसको लगेंगे इंडिया से आने में, या फिर ऑस्ट्रिया से और जर्मनी से कम से कम 1 महीना। वी डिड इट इन 3 days। थैंक्स टू ऑल दोज फ्रेंड्स, अफगान फ्रेंड्स, स्पेशली हमीदुल्लाह who was the one who helped me out bring it from Pakistan to Afghanistan। तो शॉक हमारे पास आ गया, हमने उसको इंस्टॉल किया अपने बाइक में, एंड then we were again ready to hit the Pamir highway। जी हमारे बिल्लो रेडी है आफ्टर 4 days or maybe 5 days। Aziz is the one who is helping us out। Aziz is the best। Yeah? कैमरा जो है गोप्रो जो मेरा सामने खड़ा था वो जंप लगने से पता नहीं कहीं गिरा है टूट के, और मैं अब तकरीबन 1 घंटा वापस आया हूँ पिछला पूरा स्क्रीन करता हुआ, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया। अब या तो उसकी 2 सूरत है कि या तो किसी को मिला है और उसने उठा लिया है, और या फिर वो ऐसे किसी कोने में गिरा और वहाँ से वो स्लिप हो गया दरिया में जा गिरा है। अनफॉर्चुनेटली रास्ते में हमारा कोप जो कि मेरा हैंडल पार्ट माउंट था वो टूट के कहीं गिर गया, लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखना था, उसको ढूंढा भी लेकिन वो नहीं मिला। बच्चे जो रास्ते में थे, जो काफ़ी सारे वैलीज़ में गांव से हमारे गुजरे, वहाँ से बच्चों के अगर आप स्माइल देखें बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, और वो आपको इतना वेलकमिंग कर रहे थे कि आपकी तरफ आके स्माइल करते, आपको सलाम करते। फिर वहाँ मैं अपने आप को नहीं रोक सका कि उनको मैं रोक कर उनको सलाम दुआ करता, उनको थोड़ी सी कैंडीज़ वगैरह देता ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ। अपना सफ़र हमने आगे की तरफ जारी रखा, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रोड था, क्योंकि वहाँ पर ट्रक को ओवरटेक करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं थी। ऑन द राइट हैंड डीप खाई है, अगर आपने वहाँ पे थोड़ी सी गलती अगर आपकी होती है तो देन यू विल गो डायरेक्टली टू द रिवर, और लेफ्ट हैंड पे आपके वहाँ पे जो है पहाड़ खड़े हैं, तो आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि अगर आपके सामने ट्रक आ गया तो फिर आप उसको वेट करके आगे जाना पड़ेगा। और जब हम किसी विलेज वगैरह में से गुजरते थे तो वहाँ पे शुरू में कुत्ते जो हैं वो इस तरह का आपका इस्तकबाल करते हैं। तेरी खैर हो, ये कुत्ते जो हैं वो छुपे हुए होते हैं और एकदम से अटैक करते हैं। छुप के बैठे होते हैं, अचानक से वो आप पे हमला करते हैं और वहाँ पे जो है इतना मुश्किल था अपने को वहाँ पे कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आप स्पीड देते तो आगे सामने वहाँ पे जो है रोड पे खड्डे हैं तो वहाँ पे जाके आप गिरेंगे, और अगर आप स्पीड नहीं देते तो फिर कुत्ता आपकी टांग में पड़ जाएगा। तो एनीवेज हमने वो दिन गुजारा। हम इश्कशीम पहुँचे जो कि कैपिटल था वाखान वैली का। वहाँ पे पहुँचने के सारा दिन, क्योंकि गर्मी थी तो मैंने अपना राइडिंग गेयर नहीं पहना हुआ था और वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया था। वाखान वैली को एंजॉय करते करते हमारी राइड आगे की तरफ कंटिन्यू की,
और वो उस वाखान की तरफ से हमने दोबारा फिर पामीर हाईवे की तरफ आना था। और वो पामीर हाईवे और वाखान का जो एक कनेक्टिंग रोड है, जैसे किलर रोड, क्योंकि वहाँ पे कोई रोड है ही नहीं, वहाँ पे सारा ऑफ रोड है जहाँ पे आपको ग्रेवल है, सैंड है, और वहाँ पे ना कोई आपको बंदा आपके पास मिलता है। वहाँ पे सिर्फ आप, मैं अकेला वहाँ पे राइड कर रहा था। वहाँ पे लोग जो भी, जहाँ पर भी मुझे लोग मिले, काफ़ी अच्छे, काफ़ी हेल्पफुल लोग थे, काफ़ी हॉस्पिटेबल लोग थे। पूरा दिन सफ़र करने के बाद उस दिन लकीली मैंने अपना पूरा राइडिंग गियर पहना हुआ था, जो कि मेरी तरफ से आई थिंक अल्लाह की एक मेरी ख़ास हेल्प थी उस दिन। अल्लाह करने के बाद हमें अपना सफ़र वापस की तरफ लड़का टूवर्ड जिलांदी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था पामीर हाईवे पे, और जो काफ़ी मशहूर है उसके हॉट स्प्रिंग्स के लिए। एक काफ़ी टफ दिन था, काफ़ी लंबा दिन था, लेकिन शाम को वहाँ पे उस फैमिली के पास रह के, जिन्होंने मुझे अपने पास जगह दी थी और अपने हॉट स्प्रिंग में मुझे नहाने की जगह इजाज़त दी थी, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। जिलांदी से अगले दिन का हमारा सफ़र था वो भी पामीर हाईवे पे काफ़ी लंबा था, वापस दुशंबे की तरफ। अगेन पामीर हाईवे था, हम थे, हमारी बिल्लो थी, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ थीं, वहाँ के पहाड़ थे, हमारे साथ साथ दरिया था। और अब अफ़गानिस्तान हमारे लेफ़्ट हैंड पे आ गया था, जो कि जाते वक्त हमारे राइट हैंड पे था। इस टाइम शाम हो गई है, 6:30 हो गए हैं, और मैं पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगला विलेज है जहाँ पे मैं रात गुजार सकूँ, और अगला विलेज आने का नाम नहीं ले रहा। पहले एक विलेज आया थोड़ा सा बड़ा, मैंने कहा चलो अभी टाइम है थोड़ा, घंटा 1.5 घंटा, तो अगले विलेज जाके चेक कर लेते हैं, लेकिन अगला विलेज अभी तक नहीं आया। पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं 2, और काफ़ी स्टीप पहाड़। वल्ला अगर अगला कोई विलेज आए और जहाँ पे हमें कोई कमरा भी रात को या कोई बेड मिल जाए रात को सोने के लिए। काफ़ी लंबा हमारा सफ़र था, और वो सफ़र हमें गुजारने के लिए रास्ते में हमें फिर एक होटल, जो तकरीबन होटल तो वो नया बन रहा था, शाम को हम वहाँ जाके पहुँचे, क्योंकि दुशंबे हम आज भी नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि वहाँ से उस रोड पे आप 30-35 से ज़्यादा की स्पीड पे आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। एनीवेज, वो एक बहुत खूबसूरत रास्ता था, लंबा दिन था, लेकिन वी मेड इट टू दिस स्मॉल विलेज, जहाँ पे हमने रात वहाँ पे गुजारी, और वहाँ के ठंडे पानी के चश्मे में वहाँ पे हमने अपने आप को फ्रेश किया। नहीं जी, वी हैव मेड इट बैक टू दुशंबे, हमारे उसी हॉस्टल में जहाँ पे हमने शुरू किया था आज से 5 दिन पहले। हम एग्जैक्टली उसी जगह पे वापस आ गए हैं। फाइनली वापस हम दुशंबे पहुँचे, बाइक के रिपेयर करवाया, उसकी विंड स्क्रीन, उसकी क्रैश कार्ड्स, उसकी सर्विस करवाई, 19,000 किलोमीटर की सर्विस करवाई उसकी। और उसके बाद हमने दुशंबे के करीब जो कि लेक्स और वैलीज़ हैं, हमने उसको जाके एक्सप्लोर किया, ताकि हम हमारी एनर्जी दोबारा वापस आ सके टुवर्ड्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग बॉर्डर क्रॉसिंग टू अफ़गानिस्तान। तो पहले जो है उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर भी खुला था अफ़गानिस्तान के साथ, और आज सुबह जो है ना लास्ट मिनट मैंने पेट्रोल स्टेशन पे अपना डिसीजन चेंज किया कि मैं ताजिकिस्तान से जाता हूँ। और मैं रास्ते में था तो फिर भी उसका पता लगा कि वो जो बॉर्डर है उज़्बेकिस्तान का, जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वो बंद है, वो नहीं खुला। तो लकीली मैं वहाँ पे नहीं गया, मैं यहाँ पे आया हूँ। अब होपफुली कि ये भी खुला ही होगा।
अगेन गूगल मैप्स ने हमें कहा कि आप एक ये वाला ट्रैक आप ले सकते हैं और वो अच्छा एक ट्रैक है। मैं उस तरफ गया, जो ही मैं उस तरफ एंटर हुआ कुंदूज के आगे टूवर्ड्स मज़ार शरीफ, तो वहाँ पे रोड नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं, सिर्फ ऑफ रोड ही था। ऑफ रोड को तो हम वैसे भी आदी हो चुके हुए थे, लेकिन जो ये वाला ऑफ रोड था वहाँ पे आपके घुटने बल्कि टांग पूरी तक आपकी जो रेत और मिट्टी में धंस जाने वाले ऑफ रोड हमने पहले कहीं नहीं किया था। दैट वाज मोस्ट डेंजरस ऑफ रोड इन माई लाइफ। और वहाँ पे पहुँचने के बाद लोगों ने कहा था कि अब 4 बजे शाम के बाद आप रोड पे ट्रैवल ना करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उस एरिया में तालिबान के अगेंस्ट कुछ और ग्रुप जो है वो एक्टिव हैं और जो कि टूरिस्ट वगैरह को या किसी और लोगों को वहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी रुकने की, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ना कोई आसपास घर थे ना कि आसपास रहने की जगह थी, तो हमने तो अपना सफ़र कंटिन्यू ही करना था। तो कंटिन्यू करते गए और वो एक ऐसी नेवर एंडिंग ऑफ रोड, वेरी डेंजरस ऑफ रोड थी कि जब वहाँ पे शाम होने तक, सूरज ग्रूब होने तक वो रही। लेकिन लकीली हम दोबारा एक मेन रोड पे आ गए और उस मेन रोड के बाद जब हम शाम को वहाँ पहुँचा गए मज़ार शरीफ में, तो वहाँ पे हमारा फिर काफ़ी दोस्तों ने अच्छा वेलकम किया। वहाँ पे दोस्त मेरे थे मज़ार शरीफ में, जिन लोगों ने मुझे अपने पास स्टे दिया। अभी हम जा रहे हैं जी बल्ख, एंशिएंट सिटी जो है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऑन द सिल्क रूट, तो हम जरा उसको जा रहे हैं जरा देखने के लिए। अफ़गानिस्तान में हमारी जो पहली डेस्टिनेशन थी इसको हमने एक्सप्लोर करना, तो वो था बल्ख और उसके आसपास के एरियाज़, जो कि टाइम मशीन में हम वहाँ पे चले गए थे। ये पुराने बल्ख पता नहीं कितने 100 years old, हम यहाँ पे वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे फील्स लाइक वॉकिंग इन द टाइम मशीन। बल्ख में वहाँ पे हमने मौलाना मोहम्मद रूमी का मज़ार, जो उनकी जगह थी जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो पढ़ाते थे, मैंने वो एक्सप्लोर किया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की हमने जो है आरामगाह है हमने वो देखी। हमने कुछ और चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद बल्ख सिटी के नेक्स्ट डे फिर हम रेफ्यूजी कैंप में गए, जिसके लिए हमने कुछ फंड रेजिंग की थी पिछले साल, और ताकि वहाँ पर रेफ्यूजीज़ कैंप में उनको फ्रेश वाटर सोर्स उनको जो है वो दिया जाए, और साथ में जो बच्चों के लिए स्कूल का वहाँ पे अरेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि हमने उसको वहाँ पे उसको हम कर सके आप लोगों की हेल्प से, कुछ और दोस्तों की मदद की वजह से। बच्चे वहाँ पे हमने खुश किया, बच्चों को हमने स्कूल दिया, उनको हमने कुछ चीज़ें वहाँ लिखने पढ़ने के लिए थी। फील्स गुड टू सी द हैप्पी फेसेस फॉर एट लीस्ट फॉर अ व्हाइल। तो ये आप लोगों की मेहरबानी की वजह से, आप लोगों ने इसमें जो है डोनेट किया है, आप लोगों ने इसमें जो है हेल्प की है। और मेरे जो यहाँ के जो लोकल फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों की थोड़ी सी एफ़र्ट थी कि हम आज इस काबिल हुए हैं कि हम इनको पानी यहाँ पे इनको हम दे सकें। और बच्चे आपके सामने थे कि कितना खुश हो रहे हैं। हम कुछ खाने के लिए इनके जो है लेके आए हैं हर टेंट के लिए, तो हम कुछ ज़रा वो बांटेंगे। तो या होपफुली दे विल सी सम बेटर डेज सून। तो 3 दिन मज़ार शरीफ में गुजारने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया टुवर्ड्स काबुल। लेकिन वो 3 हमारा अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन रास्ते में सिर्फ हमें एक सैंड स्टॉर्म मिला, जिसकी वजह से हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हुई। और लेकिन उसके बावजूद भी जो है तालिबान की चेक पोस्ट जगह जगह पे थी। तालिबान से मिलते, उनसे गपशप करते, उनसे हाल वाल बांटते, उनसे फ़ोटोज़ बनवाते। हम समंगन पहुँचे, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन अफ़गानिस्तान है, जहाँ पर हमने वहाँ पर उसकी मोनेस्ट्री को देखा और वहाँ का जो तख्त जो है हमने उसको एक्सप्लोर किया। बुधा नो बुधा बुध नहीं है, बुध सारे गिरा दिए। हराम है यार, नहीं यार, बुध तो हम कौन सा यहाँ पे इबादत करते हैं? हमारी मस्जिद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई बुद्धिस्ट स्टैचू वहाँ पे नहीं था, जो कि लाइकली है कि तालिबान के पिछले दौर में उन लोगों ने उसको सारे डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे। एनीवेज वहाँ से फिर हम आगे तरफ चले टुवर्ड्स काबुल, और रास्ता अच्छा था। रास्ते में काफ़ी जगह पे हमें वहाँ मिलिट्री व्हीकल जो हैं, जो यूएस के डिस्ट्रॉयड मिलिट्री व्हीकल थे, या उनके बेसिस थे, हमने वो देखे। और हम आगे चलते गए टुवर्ड्स सालंग पास, जो कि हाईएस्ट पास है इन अफ़गानिस्तान, उसकी तरफ गए तो रोड्स आगे जो है ख़राब होती गई। रास्ते में लोग हमें बहुत अच्छे मिले, खाने पीने के मुझे हमेशा वो ऑफ़र करते रहे। तालिबान के वहाँ चेक पोस्ट थे, मेरे आसपास जमा होते रहे। लेकिन उसके बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। सालंग पास में गुजरने के बाद, सालंग पास जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। वहाँ पे जो टनल जो है काफ़ी वहाँ पे डार्क है, और उस डार्क टनल के अलावा उस टनल में कोई किस्म की रोड नाम कोई चीज़ नहीं, वहाँ सिर्फ पत्थर हैं, वहाँ पे सिर्फ गड्ढे हैं, और वहाँ पे कोई रोशनी का बंदोबस्त नहीं है। लेकिन लकीली हमने सारा वो पास करने के बाद हम शाम को काबुल पहुँचे। जैसे हम काबुल में एंटर हुए तो वहाँ की ट्रैफिक, हॉरिबल ट्रैफिक थी। उस ट्रैफिक से हम गुजरने के बाद हमने अपना फर्स्ट डे जो है वहाँ पे होटल में किया। अगले दिन हमने फिर काबुल को एक्सप्लोर किया।
अफगानिस्तान ओल्डेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट हमने उसको वहाँ पे गए, हमने चाइनीज़ वहाँ पे खाई। काबुल के ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर किया, वहाँ के जामा मॉस्क को एक्सप्लोर किया और वो जामा मॉस्क को एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू किया। हमने जाना था अप टूवर्ड्स कंधार, लेकिन कंधार की तरफ जाने के लिए हमें पास होकर जाना था गज़नी से। और गज़नी जैसे आपको पता है कि एक बहुत एंशिएंट सिटी, और वहाँ पे सुल्तान महमूद गज़नी का वहाँ पे मकबरा था। गज़नी हम गए, गज़नी के हमने हिस्टोरिक टाउन का हमने वहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया। सुल्तान गज़नवी के मज़ार पे हम गए। कुछ और वहाँ पे जो चीज़ें थी मैंने वो देखी। वहाँ की हमने विलेज लाइफ देखी, यहाँ पे हमने खाना खाया। लेकिन क्योंकि बारिशों की वजह से पिछले काफ़ी दिनों से बारिशों की वजह से अफ़गानिस्तान में काफ़ी सैलाब आया हुआ था, और उस सैलाब की वजह से आगे गज़नी से आगे कंधार की तरफ जाना बहुत मुश्किल था, बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो मैं वापस काबुल की तरफ आ गया गज़नी से। रास्ते में तालिबान ऑफ कोर्स उनकी जो चेक पोस्ट है वहाँ पे उन्होंने मुझे बार बार रोका, मुझे उन्होंने पूछा कि हमारे साथ चाय पियो, नाश्ता करो। मैं उनके साथ बैठ के उनके साथ मैंने चाय वगैरह पी, उनके साथ मैंने गपशप की। कुछ तालिबान जो है वो इतने इंटरेस्ट थे कि उन्होंने मेरा बाइक जो है उन्होंने उसको चलाने की कोशिश की, क्योंकि बाइक नहीं चला पाए। लकीली मेरा बाइक जो है वहाँ पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। वापस काबुल पहुँचा। जो ही मैं काबुल में एंटर हुआ तो वहाँ पे तालिबान को चेक पोस्ट उन लोगों ने मुझे रोक लिया, और वो मेरी एक काफ़ी लंबी तालिबान के साथ गपशप थी, तकरीबन कोई 5-6 घंटे की, जहाँ पे मुझे वो अपने किसी हिडन जगह में लेकर गए। वहाँ पे उन लोगों ने मेरी चेकिंग की, मेरे सारे पासपोर्ट, वीज़ा, मेरे मोबाइल फ़ोन सारा कुछ चेक करने के बाद उन लोगों ने तकरीबन कोई 6 घंटे के बाद मुझे उन्होंने जाने के लिए इजाज़त दी। हमने फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके हम कंधार पहुँचे नेक्स्ट डे। और कंधार में हमारे जो डॉक्टर रघुनाथ साहब जो हैं, जिनसे मैं लास्ट ईयर भी मिला था, उनसे दोबारा मुलाकात की कि उनके हालात कैसे हैं, कैसे वहाँ पे वो रह रहे हैं आजकल के हालात में तालिबान के दौर में। तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हेल्दी थे वो। उन्होंने भी अपना जो है ना सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ हैप्पी। वो उनके पास आ रहे हैं डॉक्टर, उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। तो हम कंधार में देखने के बाद हम फिर वापस काबुल की तरफ आए। उन दिनों अफ़गानिस्तान में काफ़ी बारिशें हो रही थी हर जगह पर। तो वापस काबुल आने के बाद मैंने 2 दिन वहाँ पर वेट किया कि मौसम कुछ बेहतर हो तो हम अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखें। तो तीसरे दिन मौसम कुछ बेहतर हुआ और हमने अपना सफ़र आगे तो जलालाबाद की तरफ जारी रखा। जलालाबाद सफ़र के नाश्ते के लिए तो हमने वहाँ पे नाश्ता किया। पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम पहुँचे और वहाँ पे जाके तालिबान की जो पहले चेकिंग थी उसमें तालिबान ने ख़ुद मेरी हेल्प की एग्ज़िट कराने में। वो मेरे साथ गए हर जगह पे जहाँ पर कि मुझे पश्तो या फ़ारसी मुझे नहीं आती थी, तो वो तालिबान का एक भाई मेरे साथ गया। उसने मैं हर जगह पे जाके उसने वहाँ पे मेरा पासपोर्ट दिखाया, वीज़ा दिखाया, मेरे वहाँ से उसने मेरी एग्ज़िट कराई। सीधा ओके, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम मनाना। लें जी, हम अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट हो गए हैं। नाउ लेट्स एंटर टू द पाकिस्तान। वाह। इवन दो के तालिबान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से मेरे स्टैंप हो गया था, मेरा एग्ज़िट स्टैंप मेरे पासपोर्ट पर लग गई थी, उसके बावजूद भी जो फाइनल चेक पोस्ट हमारी होती है, जो बॉर्डर है ज़ीरो लाइन जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर, वहाँ पे जो तालिबान खड़े हुए थे, उन लोगों ने फिर मुझे वहाँ पे रोका। मेरे से थोड़े से सवाल जवाब करने के बाद
उन्होंने कहा ठीक है, नाउ यू कैन गो। और मैं खुश था कि अब मैं पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ और आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन जो ही मैं पाकिस्तान की तरफ एंटर हुआ, सिर्फ मेरा एक व्हील पाकिस्तान के सॉइल पे गया तो वहाँ पे जो FC वाले खड़े होते भाई, उन लोगों ने मुझे वहाँ पे रोका, कहते कि नहीं, यू कैन नॉट एंटर पाकिस्तान, यू हैव टू गो बैक। अब लकीली मेरे पासपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान की एग्ज़िट स्टैंप लगी हुई थी, लेकिन तालिबान ने मुझे फिर दोबारा उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं वापस अफ़गानिस्तान में आ जाता। अपना मैंने वहाँ पे बाइक मैंने वहाँ पे खड़ा किया और फिर एक और रास्ते से मैं पाकिस्तान की तरफ गया और वहाँ जाके मैंने उनके एक FC के मेजर साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनका मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारे अपने और बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो उन्होंने फिर कुछ कॉल्स वगैरह करने के बाद उन्होंने मुझे कहा ठीक है, यू कैन एंटर पाकिस्तान। तो उन्होंने फिर अरेंज किया कि कस्टम वाले जो हैं वहीं पर आ गए मेरे पास, और वो कस्टम वाले फिर मेरे अपने साथ लेकर गए और उन्हें वहाँ मेरे पाकिस्तान में एंट्री करवाई, प्लस मेरे बाइक के जो है उन्होंने पाकिस्तान में कस्टम क्लियरेंस करवाई। तो इन द एंड FC ने मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन शुरू में जो वो प्रॉब्लम था, जो वहाँ पे बॉर्डर पे FC वाले भाई खड़े हुए थे, शायद उनको इतना अंदाज़ा नहीं था उनको कि वहाँ पे कोई ऐसा भी बंदा आ सकता है। और जो हालात की वजह से या जो भी था, वो सिर्फ एक पहला इंप्रेशन इतना ख़ास नहीं था। लेकिन उसके बाद तकरीबन कोई 6 घंटे के बाद मुझे पाकिस्तान में एंट्री मिल गई और उस एंट्री के बाद वी क्रॉस्ड आवर फाइनल बॉर्डर क्रॉसिंग, which was the longest border crossing and most difficult border crossing, but it was our own border crossing towards Pakistan, और हम पाकिस्तान की तरफ वहाँ पे एंटर हो गए थे। लें जी, हम तकरीबन 5 घंटे के बाद हम कस्टम से भी क्लियर हो गए, इमिग्रेशन से भी क्लियर हो गए। 6 घंटे, अब मे भी उससे भी ज़्यादा लगे हमें। तो या नाउ वी आर इन तोरखम, हेडिंग टूवर्ड्स पेशावर। पछताने में फाहम ऑस्ट्रिया से वेलकम टू पाकिस्तान। द ट्रैफिक, द chaos, द फन। And now I can say welcome to Pakistan. पाकिस्तान में हम एंटर हुए तो हमारे डेस्टिनेशन, क्योंकि मेरा दिन सारा वहाँ पे ज़ाया हो गया था, तो सारा डेस्टिनेशन हमारी थी टूवर्ड्स इस्लामाबाद। तो अगेन गूगल मैप्स हमें लेके जा रहा था मोटरवे की तरफ से। पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ था और उस मोटरवे पे चेक पोस्ट पे वहाँ पे जो भाई था मोटरवे पुलिस वाला, उसने मुझे लगा कि आप एक अगली एक्सिस तक आप वहाँ पे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you, brother? Huh? Islamabad, इंशाल्लाह। जाना है चरखता तक, चरखते तक जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। आगे बंद है क्या? नहीं, खुला है, लेकिन मोटरसाइकिल का रेंज आउट नहीं है ना। यार मैं बाहर से आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। मैं ऑस्ट्रिया इजाज़त नहीं है, मोटरसाइकिल ये मोटर पे आउट नहीं है। हाँ, अगर चरखते तक जाना है तो सैलाब ज़्यादा लोग जा रहे हैं, आज भी चरखते तक जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर GT रोड पे आ जाऊँ? अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। तो मैं अपना सफ़र थोड़ा सा वहाँ से किया और उसके बाद GT रोड से तो हम आगे इस्लामाबाद पिंडी की तरफ पहुँचे और तकरीबन कोई 25,000 किलोमीटर करने के बाद हमने अपना सफ़र इस्लामाबाद में ख़त्म किया। और मैं मोटरवे पे आ रहा था, उसका मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जो है वो हैवी बाइक से वो मोटरसाइकिल मोटरवे पे चला सकते कि उसको नहीं चला सकते। तो मैं इस पर काफ़ी स्पीड से आ रहा था, तो आगे मुझे जाके जो है ना, मुझे मोटरवे पुलिस ने मुझे आके रोका। तो कहते हैं आपको पता नहीं है कि हम यहाँ रिस्क नहीं चला सकते। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। तो वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी प्रोफेशनल थे। उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको एस्कॉर्ट करते हैं नेक्स्ट एग्ज़िट तक, तो आप जो है ना वहाँ से GT रोड पकड़ लें। आज हमारी राइड है टुवर्ड्स बहावलपुर, द फाइनल डे ऑफ आवर राइड। द फाइनल डे के जो हमने शुरू किया था 12 जून को और आज 27 अगस्त हो गई है और हम आज पाकिस्तान में हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ हैं टुवर्ड्स बहावलपुर। अमेजिंग, कैंट बिलीव इट, वी डिड इट। इतना कुछ हमारे साथ हुआ, एडवेंचर किया हमने मंगोलिया में, रशिया में, ताजिकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में,
इतने लोगों से मिले, हॉस्पिटेबल, अच्छे लोग, मोस्टली अच्छे लोग मिले हर जगह पे, और आज हम पाकिस्तान में अपना सफ़र ख़त्म करने जा रहे हैं। आई कैंट बिलीव इट। जी बताइएगा कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया था मैंने ऑस्ट्रिया से 12 जून को। लें जी, यहाँ पे इनको पता नहीं कहाँ से इनको ये मिली थी न्यूज़ चैनल वालों को, तो वो भी यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए थे, और ये लोग सारे आसपास ओके। तो मैं अपने इस वीडियो को मैं आज इधर ही ख़त्म करता हूँ, बस मैं अभी घर पहुँचूँगा इंशाल्लाह। तो घर पहुँच के कुछ हम रेस्ट करेंगे एंड देन विल सी आवर नेक्स्ट प्लान। तो मैं इस वीडियो को आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और हमारा जो मिशन था इस साल का वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो या फीलिंग गुड। उम्मीद है कि आपको सारा सफ़र आपको पसंद आया होगा, ये सारी जर्नी जो है हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इसके ज्वाइन करें इस सफ़र में, और मैं फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।